गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड। सो हमने इंटरफेरेंस सारा डिस्कस कर लिया है, राइट। कॉन्सेप्चुअली कहीं उस पर कोई डाउट है किसी को इंटरफेरेंस में? सर माइकलसन में है। अच्छा, बताइए माइकलसन में क्या है? सर माइकलसन में अगर M1 और M2 मिरर जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसमें हम लोग ये कैसे कह सकते हैं सर कि वो थिन फिल्म के बराबर है जिसका डिस्टेंस जिसकी थिकनेस D1 माइनस D2 होगी। ये बुकलेट की एक लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी। देखिए यानी उस चीज को प्रूफ करना ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, यानी कि उसका थिक यानी 2D cos थीटा जो है वो माइकलसन के केस में प्रूफ करना थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ना वो इन्फॉर्मेशन काफी है कि पावर डिफरेंस जो होगा 2D cos थीटा होगा, क्योंकि अभी तक जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं वो इवन cos थीटा वाला फॉर्मूला भी नहीं यूज किया है, सिर्फ 2D इक्वल टू n लैम्डा वहां से यूज हुआ है। ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन जो आया है माइकलसन का, वो जो मैंने एक फॉर्मूला आपको कहा था 2D n लैम्डा n लैम्डा ये, क्योंकि 2D cos थीटा वाला अगर हम कहें ना तो वो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा काफी लेंथी हो जाएगा। तो जैम में ऑलमोस्ट उन्होंने ऐसा ही सारा चीज रखा हुआ है जिसपे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा हो, यानी कॉन्सेप्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो रेदर देन काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें सब ना हो वो। तो थोड़ा हाँ थोड़ा सा ही हम इसे इमेजिनेशन ऐसा कर सकते हैं, जैसे देखिए कि एक ऐसा था और एक ऐसा आया है। इसी को अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से रेज आ रहा है ये, और फिर एक ये रेज यानी यहाँ से जैसे एक तो यहाँ गया एक यहाँ गया, होगा क्या कि ये वाला भी क्या था कि यहाँ लौट के आ रहा था, ये वाला भी जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे थे यहाँ लौट के आ रहे थे। अब होगा क्या कि जनरली लाइट परसीव क्या होता है कि ये ना एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसका मतलब ये जो लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, किसी को लगेगा कि ये लाइट इधर से आ रहा है? बच्चे लोग, ये जो लाइट यहाँ यहाँ आ रहा है ये वाला, इसको लगेगा कि ये लाइट एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में किसी को लगता है ना। यहाँ से जो कोई देखे उसे क्या लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना। यस सर। हाँ, तो अगर ये लाइट सपोज कीजिए यहाँ से D1 डिस्टेंस से आ रहा था, ये लाइट भले यहाँ से हो, इसी को अगर हम इसी को ट्रांसफॉर्म कर दे ऊपर तो ऐसा लगेगा आपको कि ये लाइट जो है वो यहाँ से आ रहा है, ये वाला लाइट ऐसा लगेगा कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है, और जिसकी डिस्टेंस यानी यहाँ से ये D2 है। D2 है। अब मान लीजिए कि अब आपको ऐसा थीन फिल्म लगा कि एक ये और ये एक इमेजिनरी थीन फिल्म जहाँ के बीच की सेपरेशन D है, तो वहां से फिर हम कर लेते हैं इसे। ठीक आ गया, थैंक यू सर। इसलिए होगा क्या ना कि जितना मैंने लिखाया है अभी उस पर फोकस कीजिए, और उसके बेसिस पे पहले प्रीवियस से सारा सॉल्व कर लीजिए, असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद कहीं कोई कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो फिर उसको आप यानी बाद में यानी उसे रिजॉल्व कीजिएगा। पहला है कि प्रीवियस से सारा सॉल्व कर लीजिए, जितना मैंने आपको बताया है वो उतना ना जस्ट सफिशिएंट है। ऑप्टिक्स अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें तब तो फिर अनलिमिटेड है, वो जितना भी आप पढ़िए तब तक वो यानी कम नहीं होगा वो। तो हमने बस वो उतना सारा कवर किया है जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है? यस सर। हाँ ओके, और कोई डाउट है? बताइए। सर वो जो फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपीयर और डिसअपीयर का 2D नॉट इक्वल टू n लैम्डा। सर अगर सर पहले सेंटर पे डार्क हो रहा था देन ब्राइट हो गया तो सर फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना? नंबर ऑफ अपीयर डिसअपीयर वाले में? यस सर। हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर कितना अपीयर हुआ कितना डिसअपीयर हुआ उस फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए होगा क्या कि ये जो 2D इक्वल टू n लैम्डा है उसमें डेल्टा क्या है कि पहले सेंटर पे डार्क था या ब्राइट था, सब पे किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। D इतना से चेंज करेंगे तो n लैम्डा आपका चेंज यानी n नंबर से चेंज होगा। वो डार्क है या ब्राइट है इस पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, पहले क्या था बाद में क्या था ये भी नहीं। यस सर, थैंक यू सर। सर हाँ बताइए। सर हम किसी भी सिस्टम के लिए फ्रिंजेस का पैटर्न कैसे हम मतलब ये डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि स्टेप का पैटर्न हमें आउटपुट देगा। अगर हम कोई भी मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लेके, क्योंकि सर एक क्वेश्चन भी था सर जिसमें स्ट्रेट लाइन दे रखा था, वो सिलेंड्रिकल क्रॉस सेक्शन था कोई उस पे। कौन सा क्वेश्चन है असाइनमेंट 4 का जरा बताइए। 3 या 4 था शायद सर। असाइनमेंट 4 का है ये क्वेश्चन? हाँ मतलब 4 का ही है लेकिन क्वेश्चन नंबर पता नहीं 4 है सर। हाँ 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? 4 हाँ है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं। आप काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमने आपको कहा था पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि चीजें है क्या।
ऐसा एक ना सिलिंड्रिकल है जिसका हाफ क्रॉस सेक्शन है। हाफ क्रॉस सेक्शन को संभव आप इमेजिनेशन करना चाहते हैं तो ऐसे कि मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट है, मान लेते हैं कि ये सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर है ऐसा, और सिलेंडर अभी इधर जा रहा है, यानी हमने इधर करके इसे रखा हुआ है। अब बताइए कि यहाँ पे पैटर्न कैसा बनेगा, उसे चेक करने के लिए तो होगा क्या कि पैटर्न का रूल मैंने आपको शायद बताया था वाईडीसी में। किसी को याद है कि इंटरफेरेंस पैटर्न का रूल क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि पैटर्न कैसा होगा? सर वो मूव करते हैं सर उसी डायरेक्शन में, आपने कुछ ऐसा बताया था ओरली बस। हाँ, मैंने ये कहा था कि यानी पाथ डिफरेंस लेते हैं, अगर कांस्टेंट आता है तो हाइपरबोलिक। हाँ, मैंने कहा था कि पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस is the locus of the point on the screen having same path difference या equal path difference आप कह सकते हैं। ये हमने लोकस के लिए कहा था। जैसे पाथ डिफरेंस अगर आपका ऐसा है S2P माइनस S1P है या ऐसा कुछ है, तो ये जहां जहां पाथ डिफरेंस ऐसा है वो सारे पॉइंट को आप क्या कर दीजिए, लोकेट कर दीजिए या सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। अब जैसा शेप आएगा वो उसका पैटर्न हो जाएगा। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ना कोई एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट, ऐसा पॉइंट, फिर आपका सपोज कीजिए कि या मान लेते 3 पॉइंट के साथ करते हैं। अब 3 पॉइंट को आप लोकेट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये यानी एक ट्रायंगल हो जाएगा। हाँ, फिर अगर सपोज कीजिए कि आपके पास ऐसा सारा पॉइंट है कि एक सर्कल में जा रहा है सारा पॉइंट, जहाँ पे सबका पाथ क्या है, सेम है। अब अगर इसको आप रोटेट कर देंगे तो एक रिंग जैसा हो जाएगा। तो है क्या, वो सारे पॉइंट आप फाइंड आउट कर लीजिए जहाँ पे पाथ क्या आपका सेम है, उस सबको ज्वाइन कर दीजिए, तब जो पैटर्न बनेगा तो इंटरफेरेंस के पैटर्न होंगे। अब यहाँ वाला केसेस में देखिए, जैसे एक तो न्यूटन रिंग था ऐसा, और यानी इसके पैटर्न कैसे थे, तो ये स्फेरिकल जैसा था, यानी ये स्फेरिकल जैसा है। यहाँ पे अगर आप एक कटोरी शिप जैसा देखें तो स्फेरिकल, ठीक। अब इसका पैटर्न कैसा बनेगा, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डार्क होगा। फिर आप किसी भी एक पॉइंट पे ले लीजिए, तो आपको कैसे मूव करना पड़ेगा, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप जैसे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ आपने ऐसा कहा ये ना, और कोई भी एक पॉइंट पे आप सर्कल ले लीजिए या कोई एक पॉइंट ले लीजिए। जैसे अगर हमने यहाँ ही एक पॉइंट लिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई थिकनेस यहाँ पे कंटेंट हुआ। अब कैसे लोग मूव करेगा तो वो थिकनेस सेम रहे, तो वही सिंस ये स्फेरिकल शेप का है तो कोई ऐसे मूव करेगा तो थिकनेस सेम रहेगा, इसलिए हमने इसे सर्कुलर कर दिया। अब यहाँ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। मुझे बताइए जहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है वहां डार्क होगा या ब्राइट? जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट है डार्क होना चाहिए, डार्क होगा ना। ये सबको क्लियर है, क्योंकि कॉन्टेक्ट पॉइंट पे पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चे लोग? T0 ना, T0 है इसलिए पाथ डिफरेंस 0 होगा, तो यहाँ पे डार्क होगा। अब आप मुझे बताइए कि मैं किधर मूव करूं, इधर मूव करूंगा तो पाथ सेम होगा, या इधर मूव करूंगा तो पाथ सेम होगा, या मैं ये इसके लाइन के इधर मूव करूंगा इसके अंदर यानी सिलेंडर के अंदर तो पाथ सेम होगा। तो दोनों में पॉसिबिलिटीज है ना, इसमें तो इधर पे भी सेम आएगा, इधर पे भी सेम आएगा। पहले मुझे सेंटर वाला बताइए कि सेंटर पे यहाँ डार्क हुआ, अब मैं सिलेंडर के यानी अब मैं किधर मूव करूं कि ये हर एक जगह डार्क हो। सर तो वो सेंटर बिल्कुल सेंटर लाइन से अगर हम हाँ, जैसे देखिए कि अगर यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि ऐसा एक यानी सिलेंडर का डब्बा है, यहाँ अगर सपोज कीजिए कि डार्क आ गया, क्योंकि अगर इसको हमने किसी पे हम अगर किसी को पे रखेंगे तो ये वाला एक पॉइंट जो होगा वो कांटेक्ट होगा। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कि किधर मूव करूं, मैं इधर मूव करूं या इधर, या इसी लाइन के अलोंग मूव करूं जहां ये टच कर रहा था। सर लाइन के अलोंग अगर मैं मूव करता हूं तो क्या होगा, ये लाइन एक पतली सी लाइन होगी जो सरफेस को टच करता रहेगा। इसका मतलब डार्क लाइन किधर बनेगी, वो पतली लाइन जो टच करता आ रहा है उधर की तरफ ना।
यस सर। हाँ, तो ये जो एक डार्क लाइन बनेगी, अभी हम इसे चूंकि 3D को दिखा नहीं सकते, बट ये जो सिलेंडर है उसके अंदर बनेगा, अंदर तक चला जाएगा एक डार्क लाइन। क्लियर है ये? यस सर। हाँ सही है सर। हाँ। अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट लाइन जो होगा ना, अब अगर सपोज कीजिए कोई और पॉइंट जैसे यहाँ पे, अब वहां पे अगर कोई डार्क बना, फिर ये डार्क लाइन किधर जाएगा? फिर से आपको लग रहा है कि सिलेंडर के अंदर ही ऐसे पैरेलल मूव करेगा यस सर। ना? तो होगा क्या कि इसका जो पैटर्न होगा, अगर हम थोड़ा सा 3D में कोशिश करें, तो ये अंदर ही अंदर बनेगा। जैसे अगर सपोज कीजिए इसके पैरेलल हमने कहा, तो इसके पैरेलल एक लाइन ऐसा जाएगा। फिर अगर सपोज कीजिए कि इसके तरफ हो, तो वो पैरेलल मूव करेगा। थोड़ा सा यहाँ शो करना मुश्किल है, बट आप ठीक है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि लगभग स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये लाइन आप सिलेंडर के अंदर के तरफ ले जा सकते हैं कि सिलेंडर के ना अंदर के एक्सिस, सिलेंडर का जो एक्सिस है उसके तरफ चला जाएगा। यानी ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है, जैसे ये लाइन होगी तो यही लाइन फिर अंदर तक चला जाएगा, है ना? हाँ सर। ठीक, तो ये होगा। अब यहाँ पे इसमें काफी अच्छा क्वेश्चन ये था कि अगर ऐसा लाइन होगा तो मुझे बताइए कि सेंटर से अगर मैं ऐसा एक डिस्टेंस इसे x मानता हूँ, जैसे ये सेंटर वाला पॉइंट है m = 0 वाला पॉइंट, यहाँ से मान लेते हैं कि किसी का डिस्टेंस x है, तो मुझे इस mth का पोजीशन बताइए कि mth का पोजीशन कितना होगा, mth रिंग का। इसमें मुझे बताइए तो mth ब्राइट डार्क रिंग का पोजीशन क्या होगा, बता सकते हैं क्या? अगर मैं इसका रेडियस r दे दूं, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो mth रिंग का यहाँ से क्या, यानी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ mth डार्क रिंग फ्रॉम दिस सेंटर, ये निकालना है आपको। थोड़ा कोशिश कीजिए तो कितना होगा। यानी मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ mth डार्क रिंग फ्रॉम दिस सेंटर, रिंग में कह रहा हूँ, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज फ्रॉम दिस सेंटर, बताइए कैसे आप निकालेंगे? सर वही जैसे आपने बताया था ये सर्कल क्या बोलते हैं न्यूटन्स वाले में भी आर निकालेंगे सर। आर एक्चुअली सेम आ रहा है काइंड ऑफ, अगर हमने आर बहुत लिया अच्छा है तो। बच्चा, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी आपने क्विकली गेस कर लिए। यानी जेई एडवांस में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ऐसा ही पैटर्न दे दिया था, तो मैंने तो असाइनमेंट में सिर्फ दिया है कि पैटर्न क्या होगा, बट उसमें एक्चुअली उसने पूछा था कि सक्सेसिव सेपरेशन क्या होगी। तो सक्सेसिव सेपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पोजीशन निकालनी होगी। तो पोजीशन का फॉर्मूला भले ये स्ट्रेट लाइन है, न्यूटन इंग्स में कैसा फॉर्मूला था, ये सर्कुलर का था ना। न्यूटन इंग्स कैसा फॉर्म हो रहा है, सर्कुलर ना। यस सर। और इसकी रेडियस अगर मैंने पूछा था, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि बेसिक तरीका आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिक तरीका आपने ऐसा किया था कि इसकी डिस्टेंस ये rm जो है, rm से फिर आपने यहाँ पे t रिलेट किया था, और t से फिर और सारे फॉर्मूले रिलेट करके फिर आपने करे थे, क्योंकि आपको पता था कि ये जो rm का वैल्यू होगा, न्यूटन इंग्स में rm इक्वल टू क्या था, rm और t में क्या रिलेशन था, हाँ। तो ये जो रिलेशन है ये ऑप्टिक्स से आया था या ज्योमेट्री से आया था? ज्योमेट्री से ना। तो अभी जैसा इस पॉइंट है, यानी इसमें इसका मतलब क्या था कि सेंटर से r डिस्टेंस पे जो थिकनेस होगी, तो सेंटर से डिस्टेंस और थिकनेस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिलेशन होगा। अब भले ये सिलिंड्रिकल है, बट अभी भी आपको यही लग रहा है ना कि सेंटर से डिस्टेंस x, या मैंने इंटेंशनली से x कह दिया था, सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस है x ना, इस x का, और यहाँ अगर कोई मान लेते हैं कि थिकनेस ऐसा है, यानी यहाँ पे, यानी इसकी थिकनेस t है, तो ये x, ये t और ये r, अब क्या रिलेशन होगा अगर ये सिलेंडर है तो xm² r = 2t। अभी भी आपको लग रहा है कि वही रिलेशन होगा? यस सर। हाँ सर। ठीक, तो फिर अगर आपको x चाहिए तो आप 2tr कर दीजिए, और फिर होगा क्या कि डार्क ब्राइट की लाइन चाहिए, तो आपको पता होगा कि अगर थिकनेस यहाँ पे t है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो पाथ डिफरेंस 2t होगा, फिर वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये पूछूं डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर द डार्क
फॉर द डार्क के लिए मुझे बताइए पाथ डिफरेंस कितना आप लिखेंगे, अगर एयर हम मान लेते हैं तो 2t इक्वल टू m लैम्डा। अब हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम दी ज्योमेट्री आप ज्योमेट्री से ये कह सकते हैं कि ये जो थिकनेस है 2t वो डिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, तो xr/r से, और 2t इक्वल टू था कितना, तो m लैम्डा। इसका मतलब होगा क्या कि उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी, तो m लैम्डा r। तो जैसा न्यूटन का था ऐसा ही यही आएगा। बट ये न्यूटन में था क्या कि ये रिंग फॉर्म हो रहा था क्योंकि वो स्फेरिकल शेप का था। अभी ये सिलेंडर फॉर्म में क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा क्योंकि ये इधर से कनेक्टेड है, कोई इधर जाएगा इसके तरफ तो उसका थिकनेस सेम होगा, इसलिए जो होगा अभी ये स्ट्रेट लाइन होगा। आगे समझ में बच्चे लोग ये? यस सर आगे। और कोई डाउट है, किसी और क्वेश्चन में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8 सर। 23 और 26 18 सर। क्वेश्चन नंबर यानी असाइनमेंट 4 ही का क्या? हाँ असाइनमेंट 4। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 18 सर। 18 19th का आंसर आ रहा है क्या किसी का? 23 और 26। अच्छा बताइए 18 है क्या, एक बार मुझे, मेरे पास अभी असाइनमेंट है नहीं, बताइए एक बार 18 है क्या? कोई मुझे बता सकता है क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? After obtaining the fringes in Michelson interferometer with white light, the white light is replaced by sodium light. When one mirror of the interferometer is moved through particular distance. अच्छा तो इसमें तो दो क्वेश्चन थे ना, कनेक्टेड क्वेश्चन था 17 और 18। हाँ वही 17 18। अच्छा तो 17 वाला पार्ट तो हो गया होगा ना? हाँ 17 हो गया 0.0125। तो 18 वाला की एक एक चीज समझे कि है क्या, क्या कह रहा है वो। 18 में है क्या कि सेंटर फ्रिंज उसका क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर बताइए सेंटर फ्रिंज कौन सा है, डार्क है या ब्राइट है? ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा है क्या? कोई मुझे पढ़ के बता सकता है कि सेंटर फ्रिंज क्या है? कुछ दिया नहीं है, डार्क मान के चलेंगे तो। अच्छा ठीक, ये बताइए कि उसमें कहीं क्वेश्चन में तुमने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कहीं क्वेश्चन में, मुझे लगता है मैंने 18 या 17 में लिखा होगा कि सेंटर फ्रिंज जो है वो ब्राइट है। तो 17 रिलेटेड क्यों है सर 18 से? हाँ सर वो कॉमन डेटा नहीं है ना, वो आप दूसरा पार्ट समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन दूसरा है। यार अलग क्वेश्चन है यार। अच्छा रुकिए मैं देख लेता हूँ फिर। ये डी लाइन तो बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है यार, डेल्टा लैम्डा पूछा है और इसका मीन दे रखा है हमें, और इसमें है कि 2 बार करके करना है तो फिर डिसअपियर मतलब पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाएगा। अच्छा देख लेता हूँ मैं। और सर फ्रिंजेस डिसअपियर का मतलब वही वाला सर जो न्यूटन रिंग में आपने बताया था हाँ, कि जो मतलब पहले हमने कहा था ना वही, यानी तो ब्राइट हो जाएगा या डार्क हो जाएगा पूरा। तो इसमें सर बस पता नहीं चल रहा था सर कि मतलब कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करेगी, ये इशू हो रहा था। अच्छा हो रहा है असाइनमेंट 4, और असाइनमेंट 4 का अभी कौन सा आप लोगों ने 18 कहा ना? अच्छा 18 हट के अलग है। तो 18 में है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द फ्रिंज इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर विथ व्हाइट लाइट, द व्हाइट लाइट इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम लाइट। ठीक है, अच्छा पहले इस स्टेटमेंट का मतलब समझिए कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंटरफेरेंस विद द व्हाइट लाइट पहले क्या किया जाता है कि पहले माइकलसन इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेट का मतलब क्या कि व्हाइट लाइट से ना, अगर सपोज कीजिए जब व्हाइट लाइट यूज किया, व्हाइट लाइट में कितने फ्रिंज बनते हैं? एक ही फ्रिंज बनता है ना सेंटर पे व्हाइट, जैसे मैंने आपको YDS में कहा होगा। यस सर ना, तो व्हाइट लाइट यूज कर यानी किया जाता है। उसके बाद फिर अगर स्क्रीन पे कंप्लीट व्हाइट आ जाए, यानी एक ही रिंग दिखाई दे या 0 रिंग दिखाई दे, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 है, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 0 है। या फिर अगर स्क्रीन पे बिल्कुल डार्क दिखाई दे तो फिर हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस 0। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए कि पाथ डिफरेंस हमने ऐसा कहा, पाथ डिफरेंस हमने कहा 2d cos थीटा इक्वल टू m लैम्डा, ऐसा, राइट। इसको डिटेल से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। पाथ डिफरेंस आपका अगर ऐसा है, अब सिचुएशन देखिए कि क्या क्या होगा। अगर मुझे बताइए कि थीटा 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? 2d इक्वल टू m लैम्डा। 2d इक्वल टू m लैम्डा। नंबर ऑफ रिंग कितना होगा? 0 या फिर कुछ होगा नंबर ऑफ रिंग? 2d by लैम्डा।
2d बाई लैम्डा होगा ना नंबर ऑफ रिंग, और नंबर ऑफ रिंग क्वाइट लार्ज अमाउंट में होगा ना, क्योंकि हमने एक बार कैलकुलेट किया था 20,000 के आसपास आएगा। हाँ सर ना, तो थीटा 0 पे 2d इक्वल टू लैम्डा हमें अभी ये बता देगा कि भाई ठीक है, अभी अगर ऐसा कोई माइकलसन इंस्ट्रूमेंट है तो इस पे कितना रिंग है ये। अब कंडीशन ये समझिए, अगर अब आपका d इक्वल टू 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? वो भी 0। d इक्वल टू 0 तो पाथ डिफरेंस कितना होगा बच्चा? 2d cos थीटा इक्वल टू 0 है ना। अब तो थीटा की ऐसी कोई बात है नहीं, ये 0 ही होगा। 0 इक्वल टू m लैम्डा, इसका मतलब क्या होगा कि m इक्वल टू कितना? 0 m नॉट या नंबर ऑफ रिंग 0। इस कंडीशन में क्या होगा? इसका मतलब d जब 0 होगा तो फिर आपको क्या होगा? m इक्वल टू 0, और 0 ऑर्डर का क्या? 0th ऑर्डर डार्क ना, या फिर आपका क्या हो सकता है? ब्राइट भी हो सकता है ना। डार्क कब होगा 0 ऑर्डर का? हाँ हाँ सर ब्राइट होगा जब अगर डेल्टा डेल्टा है पाई होगा तो ना, और ब्राइट होगा कब? जब डेल्टा 0 होगा रिफ्लेक्टेड के केस में। हाँ, या फिर होगा, हम इसे कह सकते हैं, और यानी और m नॉट इक्वल टू 0th ऑर्डर ब्राइट इफ डेल्टा इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे d 0 होगा इसका मतलब स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई देगा। ये चीज समझ में आया कि d अगर 0 होगा तो स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ या तो एक ही डार्क दिखाई देगा पूरे जगह, या एक ही ब्राइट दिखाई देगा। होता क्या है कि पीछे जब हमने आपको अरेंजमेंट दिखाया था ना माइकलसन का, तो किसी ने मुझे उसमें पॉइंट आउट किया था कि सर वो रेज ना 2 बार आया जाएगा तो हमें ऑप्टिकल पाथ लेना चाहिए, तो ऑप्टिकल पाथ हमने नहीं लिया। किसी ने कहा था ना, मैंने कहा था कि बीम कंपेंसेटर ले लेते हैं तो फिर वो चीजें रिड्यूस हो जाती है। यस या मिरर को मूव कराते हैं। देखिए माइकलसन का जो अरेंजमेंट था यानी इसमें ऐसा अगर यानी ऐसा अगर सपोज कीजिए अरेंजमेंट, तो होगा क्या कि एक रेज तो यहाँ गया एक बार, और फिर ये रेज दूसरी बार यहाँ पे आएगा, और फिर ये ऐसा आएगा। आपको लग रहा है कि ये 2 बार यहाँ इस मीडियम में ट्रेवल किया है? ये किसी को लग रहा है कि 2 बार मीडियम में ट्रेवल किया है? हाँ और 2 बार मीडियम में ट्रेवल किया तो ऑप्टिकल पाथ लेना चाहिए था ना हमें, 2 बार जो ट्रेवल किया उसके लिए, क्योंकि देखिए ये तो मीडियम में ट्रेवल नहीं किया, बट ये तो यहाँ पे ये ना मीडियम में ट्रेवल किया है, ये यहाँ पे और यहाँ पे मीडियम में ट्रेवल किया है ना 2 बार। यस सर। तो उसको अब होगा क्या, जबकि हमने क्या लिया था कि इसके यानी पाथ डिफरेंस हमने कहा कि ये अगर d1 है, फिर ये हमने d2 कहा, तो पाथ डिफरेंस हमने सिर्फ क्या लिख लिया था, ये d1 माइनस d2 होगा। लेकिन ये आपको थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि ऑप्टिकल पाथ वाली चीज हमने कहीं कुछ लिखी ही नहीं, जबकि होगा ना कुछ डिस्टेंस तो यहाँ भी ऑप्टिकल पाथ में ट्रेवल करेगा ना। यस सर। ये सबको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट हमने इग्नोर कर दिया था? यस सर। हाँ, तो होगा क्या, इस चीज को कैसे कंपनसेट किया जाता है? तो पहले क्या करते थे लोग, यहाँ पे बीम कंपनसेटर लगा लेते थे। बीम कंपनसेटर इसका मतलब इसकी जितनी थिकनेस है उतना ही थिकनेस लगा लो, तो ये भी रेज ना एक बार आएगा एक बार जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर हम पाथ डिफरेंस को मैनेज कर लेंगे। अब करते क्या है कि ठीक है, यानी मिरर को इस तरीके से अरेंज किया ये, और अगर मान लीजिए कि हमारा पाथ डिफरेंस 0 है, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो स्क्रीन पे कितना फ्रिंज दिखना चाहिए? 0 ना। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फिर ये कंप्लीट डार्क दिखेगा या ब्राइट दिखेगा। तो कैसे 0 करते हैं, तो कभी कभी होता है क्या है कि d1 d2 इक्वल डिस्टेंस पे हो। जैसे देखिए अगर ये d1 और d2 है, ये 0 कब होगा, ये आपको 0 कब देगा, जब आपको लगेगा कि d1 इक्वल टू d2 है तो 0 होगा। तो होता क्या है कभी कभी कि d1 इक्वल टू d2 है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिंग दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पाथ कवर हो चुका है ना, या कहीं ना कहीं अभी दोनों का पाथ इक्वल नहीं है। अगर कुछ रिंग दिख रहा है तो जैसे देखिए आपने इसको d1 और इस दोनों को d2 को इक्वल डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन अभी भी आपको सपोज कीजिए 2 या 3 रिंग दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस भले आपने इक्वल लिया, लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ कोई कहीं ट्रेवल कर रहा है, इसके कारण रिंग अपीयर हो रहा है। यह है समझ में? यस सर। तो फिर आप फिर करते क्या है कि इस किसी एक मिरर को स्लाइटली बैक करते हैं या आगे करते हैं, पीछे करते हैं या आगे करते हैं।
तो आगे पीछे करने के बाद फिर क्या होता है कि जब रिंग पे एक भी रिंग नहीं दिखाई दे तो भले इसकी डिस्टेंस अलग अलग हो, लेकिन हमें अब पता है कि अब नेट ऑप्टिकल पाथ कितना है उस दोनों में, अगर रिंग एक भी नहीं दिखाई दे रहा तो नेट ऑप्टिकल पाथ 0 है ना, अब एक भी नहीं दिखाई दे रहा तो इसलिए फिर कहा जाता है, कुछ कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये कहा जाएगा कि ठीक है पहले व्हाइट लाइट से कैलिब्रेट कर लिया था। कैलिब्रेट मतलब कि जब यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे तो हमें लगता है कि ठीक है अब जो है वो ऑप्टिकली पाथ दोनों के बीच इक्वल है, यानी अब ये और ये दोनों की डिस्टेंस भले आपस में जो हो लेकिन हम मानेंगे कि ये और ये दोनों के बीच पाथ डिफरेंस 0 है। इसलिए लिखा जाता है कि पहले व्हाइट लाइट लिया, उसे कैलिब्रेट किया, अब फिर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। क्लियर है ये? सर 2 टाइप से हम कंपनसेट कर सकते हैं ना, एक तो वो कंपनसेटर लगा के और दूसरा ये मिरर को मूव करके। हाँ, तो कंपनसेटर लगाना पहले रिस्की था क्योंकि कंपनसेटर आप लगा भी दो ना, जैसे देखिए यहाँ पे कंपनसेटर आप लगा भी दो, क्या यानी करेक्ट है कि या गारंटी नहीं है कि इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस आपने इक्वल काटा होगा। थोड़ा सा भी थिकनेस आगे पीछे हुई होगी तो कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। दूसरा है इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात तो कुछ और होगी, यहाँ जो ये आपस में कवर कर रहा होगा या भी आपको दिख रहा है ऑब्लिकली जा रहा है, जबकि ये भी हमने इसे ऐसे तरीके से रखा, तो ये ऑलमोस्ट ना काफी प्रॉब्लमेटिक टास्क है यहाँ से उसे कंपनसेट करवाना। मिरर को आगे पीछे करके यहाँ स्क्रीन से देख करके कंपनसेट करवाना क्वाइट इजी। यस सर ना तो इसलिए फिर यानी इस तरीके से उसे यानी ऑप्टिकल पाथ 0 किया जाता है। ये डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया सबको? यस सर। तो ये ऐसा सो हम यहाँ पे कह रहे थे ठीक ये ऐसा होगा। अब होगा क्या कि इस न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल इसने पूछा था कि when one mirror of the interface is now moved through a distance something, the fringe are found to disappear if the mean wavelength of the component is this one, find out the difference between their wavelength। अच्छा बताइए फ्रिंज अभी अपीयर हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लिखवाया था? सर जहाँ ब्राइट होगा वहाँ डार्क आ जाएगा। डार्क या एक मैंने रेडीमेड फॉर्मूला लिखाया था। हाँ m1 इक्वल टू लैम्डा याद 1 है बाई 2 रेडीमेड डेल्टा फॉर्मूला लैम्डा। हमने क्या कहा था? लैम्डा 1 डिवाइड बाय 2 डेल्टा लैम्डा 2t1 था सर। 2t बाय लैम्डा 1 माइनस 2t बाय लैम्डा 2। और डिसअपियरेंस का केस था तो क्या कंस्ट्रक्टिव जैसा लिखा जाएगा या डिस्ट्रक्टिव जैसा, यानी 1 2 3 या हाफ 3/2 5/2 कैसा? हाफ 3/2 5/2 ना, तो मिनिमम हाफ पे आएगा राइट, और सारी चीजें तो अलग अलग है तो मिनिमम हाफ पे आएगा ऐसा। सो अब अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो फिर ऐसा लिखा सकता है 2t को कॉमन ले लीजिए और आप इसे लिखेंगे तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल टू फिर आप इसे लिखेंगे हाफ, या फिर आप इसे आपसे पूछा क्या गया है इसमें? चेंज और फिर आपसे पूछा गया हाँ फाइंड डेल्टा लैम्डा पूछा था। हाँ और ये तो डेल्टा लैम्डा पूछा है, तो फिर आप इसे अगर डेल्टा लैम्डा के लिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2t डेल्टा लैम्डा, और नीचे वाले को लैम्डा नॉट स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या? पीछे मैंने आपको कहा था हाँ कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 को लगभग लैम्डा नॉट स्क्वायर लिखा जा सकता है। यस सर मीन वेवलेंथ। हाँ तो 2t इक्वल टू फिर यहाँ पे मीन वेवलेंथ दिया होगा तो हाफ, या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा जो होगा वो लैम्डा नॉट स्क्वायर बाय 2 और 2t। अच्छा 2t यहाँ के जगह हम अभी क्या लिख सकते हैं? पहले तो हमने यानी उसके लिए लिखा था न्यूटन रिंग्स के लिए 2t, यहाँ क्या होगा 2t की जगह हम क्या लिखेंगे माइकलसन के केस में? इन केस ऑफ माइकलसन 2t को हम 2d से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो फिर आपका डेल्टा लैम्डा का जो वैल्यू आ जाएगा लैम्डा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4। क्लियर है बच्चे लोग? यस सर। ये सेम फॉर्मूला न्यूटन रिंग वाला इसलिए यूज कर रहे हैं ना क्योंकि फ्रिंजेस का पैटर्न भी सेम है तो कैलकुलेशन भी सेम होगा। हाँ फ्रिंज का पैटर्न सेम है, सारा प्रोसीजर सेम होगा तो इसलिए हम ये यूज करें। या अगर आप उसे सॉल्व करें तो भी यही आएगा, एक का डार्क एक का ब्राइट आपस में कोइंसाइड कर रहा है तो भी यही आएगा।
सर हाँ बताइए। ये वाला हो गया ना क्वेश्चन? हाँ ये हो गया। कोई डाउट हाँ। है किसी को? बताइए। सर 23 और वैसे 26। मैंने आपको कहा था अगर इसे और बेटर से लिखना चाहते हैं ना, तो मैंने ये आपको कहा था यानी नोट करके कि अगर आप 2t के बजाय सिर्फ आप ऐसा कह सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस ऑफ एनी इंटरफेरेंस पैटर्न, कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा हो, इंटरफेरेंस पैटर्न, आप अगर लिखना चाहें तो पाथ बाय लैम्डा 1 माइनस पाथ बाय लैम्डा 2 इक्वल टू आप हाफ लिख सकते हैं फॉर डिसअपियरेंस। आप ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ YDSC पाथ डिफरेंस कितना लिखेंगे अगर YDSC का न्यूमेरिकल आएगा तो t sin थीटा। t sin थीटा। और अगर आपको थिन फिल्म लिखना है तो 2nt cos r। सो आप 2 यानी NT cos r, जैसा भी आपको पूछा गया आप सिर्फ पाथ डिफरेंस जो है वो फिर आप यानी यहाँ पे उसे रिप्लेस कर सकते हैं जैसा भी क्वेश्चन हो। माइकलसन तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस होगा वो 2D cos थीटा एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सर ओके सो ये चीज समझ में आ गया बच्चे लोग? यस सर। सर सेकंड स्लाइड से शो कर दीजिए ना। पिछला वाला ये सेकंड स्लाइड। सेकंड स्लाइड ये क्या? अच्छा ये सेकंड ये है। सर ये मिनिमम का केस कराया ना जो अभी लिखे 1/2 मिनिमम नहीं मिनिमम नहीं है, उसको हम ऐसे कह सकते हैं डिसअपियरेंस का केस है। इसके जो अभी लास्ट में लिखे हैं ना उसको दिखा दीजिए। हाँ ये नहीं, हाँ ये हाँ ये जब भी कोई पाथ हो तो पाथ के टर्म्स में सीधा आप ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा होगा। सर वीडियो खत्म होने के बाद ही अपलोड हो जाती है तो अब तक क्या करें, क्या हो जाता है? क्लास ऑफ होने के बाद ही वीडियो अपलोड हो जाती है ऐप पे। अच्छा अपलोड नहीं हो पा रहा है वीडियो का? नहीं सर, हम पूछ रहे हैं कि सर आज हमें फीवर है इसलिए हम पूछ रहे हैं कि मतलब मतलब अपलोड हो जाती है खत्म होने के बाद क्लास। इमीडिएट तो नहीं मुझे लगता है, लेकिन कल तक शायद हो जाती है, एक दिन के गैप तक हो जाता है लगभग। हाँ सुबह। ओके ये हो गया। प्रीवियस स्लाइड। यस सर हो गया। अच्छा सर 23 वाला क्वेश्चन में भी आंसर नहीं आ रहा था। कर देता हूँ, मैं करता हूँ। ये हो गया ये सबको? यस सर। हाँ सर हो गया। ठीक। एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि अगर आपका ऐसा है कि माइकलसन में अगर हम D ऐसा लें, D की वैल्यू अगर हम यानी 3.5 लैम्डा लें, सपोज कीजिए कि इन एक क्वेश्चन हम देखते हैं वहां मुझे लग रहा है शायद डाउट आप लोगों को हो सकता है। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर डेल्टा ए पाई, ठीक, इफ D is equal to 3 लैम्डा बाई 4, अगर D आपका 3 बाई लैम्डा 4 है, सेपरेशन बिटवीन मिरर, सेपरेशन बिटवीन मिरर nature of fringe at center is, बताइए नेचर ऑफ फ्रिंज सेंटर पे क्या होगा? यानी डार्क होगा या ब्राइट होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। सर ये तो पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा।
डार्क, यस सर। ब्राइट एंड सो ऑन। बताइए अगर डेल्टा ए पाई होता तो सेंटर फ्रिंज क्या बनेगा? सर कुछ भी बन सकता है, वो तो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। सेंट्रल फ्रिंज में कह रहा हूँ, सेंट्रल फ्रिंज, फ्रिंज एट सेंटर नहीं कह रहा हूँ मैं, सेंट्रल फ्रिंज क्या बनेगा? सेंट्रल फ्रिंज डार्क बनेगा। डार्क बनेगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे कि डेल्टा ए कितना है? पाई है, तो फ्रिंज एट सेंटर क्या बनेगा ये मैं पूछ रहा हूँ। डार्क बनेगा सर। और कोई? ब्राइट आ रहा है सर इसमें, क्योंकि डी का वैल्यू हमने वो उसमें लेके रखा है ना, ऑड नेचुरल में। मतलब डाउट किसी को लग रहा है इस क्वेश्चन में या इस वर्डिंग में? जब कभी ऐसा वर्डिंग आएगा तो थोड़ा सा आप फंस सकते हैं। जैसे देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर डेल्टा ए पाई है तो सेंट्रल फ्रिंज क्या बनेगा? सेंट्रल फ्रिंज डार्क होगा। अगर सिर्फ डेल्टा के बारे में देख रखा है तो डेल्टा ए अगर पाई है तो सेंट्रल फ्रिंज डार्क बनेगा डेफिनेटली। ठीक, अब होगा क्या कि इस केस में सेंटर पे फ्रिंज क्या बनेगा? फ्रिंज एट सेंटर क्या होगा? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा वर्ड का खेल है इसमें, चीजें फंस सकता है। यहाँ आप देखिए, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि मैंने कहा है, मैंने पूछा कहाँ है आपको, कहाँ पे फ्रिंज पूछा है? सेंटर। सेंटर ना। तो सेंटर जैसे ऐसे कि सपोज कीजिए कि ऐसा अगर रिंग है ऐसा, और अभी मुझे बताइए कि पाथ डिफरेंस कितना है? तो हम ऐसा कह सकते हैं, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है क्या है माइकलसन में? तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2d cos थीटा। और मैंने आपसे पूछा कहाँ पे रिंग, किस पॉइंट पे पूछा है? सेंटर पे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एट सेंटर थीटा इज इक्वल टू कितना? 0 डिग्री। तो सेंटर पे मुझे बताइए पाथ कितना होगा? तो पाथ डिफरेंस एट सेंटर, पाथ डिफरेंस एट सेंटर, तो ये आप लिखेंगे पाथ, फिर 2d, क्योंकि थीटा 0 था तो 2d की वैल्यू आपको मैंने कितना कहा अभी? 3 λ/4। तो यहाँ d की वैल्यू है 3 λ/4। कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा ये? 3 λ/2। 3 λ/2। तो पाथ 3 λ/2 आया। अब मुझे बताइए ब्राइट होगा या डार्क होगा? ब्राइट हो गया ये तो। जैसे देखिए वो किस पे डिपेंड करेगा, तो हम अब ऐसा कहेंगे, इफ डेल्टा ए पाई है तो पाथ डिफरेंस अगर 3 λ/2 है तो ये डार्क को शो करेगा या ब्राइट को शो? ब्राइट को शो करेगा सर ये। वेरी गुड बच्चा, जिसने भी आंसर दिया, ब्राइट को शो करेगा। क्योंकि ऐसा जब डेल्टा ए पाई होता था तो ऐसा फॉर्मेट ब्राइट का होता था ना, क्योंकि आपको याद होगा कि यानी डेल्टा ए अगर पाई है, या मैं यानी ब्राइट के लिए फॉर्मूला हम क्या लिख लेते थे? m प्लस हाफ लेमडा। अगर डेल्टा ए पाई है तो हम लिखते थे पाथ इज इक्वल टू m लेमडा। क्या लिखते थे, ब्राइट या डार्क? डार्क। डार्क ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा विल गिव द डार्क। और फिर यानी यहाँ से m प्लस हाफ लेमडा यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा, ये क्या हमें देगा? ब्राइट। ब्राइट देगा। अभी ये हमारा क्या है, पाथ कितना है? 3 λ/2। तो 3 λ/2 क्या देगा? ब्राइट देगा, अगर डेल्टा ए पाई है तो। और सिमिलरली अगर हमारा डेल्टा ए 0 होता ना, तो पाथ 3 λ/2 क्या देता? डार्क देता फिर। तो डार्क देता ना। तो फिर होता क्या कि अगर ऐसा है तो ये डार्क देता, राइट। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे डेल्टा ए पाई था और पाथ डिफरेंस अगर डी आपका 3 λ/4 है तो सेंटर पे क्या बनेगा? ब्राइट बनेगा। ब्राइट बनेगा। ब्राइट बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि डेल्टा ए पाई है तो सेंटर पे डार्क ही बनेगा, ये मैं कहना चाहता था। थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन इस चैप्टर में क्या हो जाता है कि डेल्टा ए पाई है तो सेंटर पे हमेशा डार्क बनेगा। सर इस केस में सेंट्रल फ्रिंज क्या बनेगा मतलब? हाँ, थोड़ा सा इसके साथ साथ सेंट्रल फ्रिंज की बात कर ले तो ज्यादा क्लियर होगा क्या कि सेंट्रल फ्रिंज अगर हम कहते हैं यानी 4
सेंट्रल फ्रिंज, अभी तक जो अभी हमने वर्ड यूज किया हुआ है ना, उसके हिसाब से पाथ डिफरेंस बताइए कितना होता है सेंट्रल फ्रिंज में? 0 0, पाथ डिफरेंस 0। अब 0 इज इक्वल टू m लैम्डा और 0 इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा। ये मुझे बताइए ये किसका कंडीशन होगा और ये किसका कंडीशन होगा? सर डार्क का होगा m लैम्डा 0 को इसे मैं सेटिस्फाई डार्क करेगा कहूं और इसे मैं ब्राइट कहूं, बट ये कब कह सकता हूं? जब डेल्टा है पाई होगा। अगर डेल्टा है पाई होगा, है ना बच्चे लोग? यस सर। ठीक, इसी तरीके से कहा जा सकता है कि यानी यही चीज m लैम्डा, और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये m लैम्डा जो होगा वो ब्राइट देगा और m प्लस हाफ यानी लैम्डा डार्क देगा। ये ऐसा कब होगा? जब डेल्टा है 0 होगा। तो मुझे बताइए कि सेंटर फ्रिंज डार्क होगा या ब्राइट, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? तो ऐसा, इसका मतलब अगर डेल्टा है पाई है तो सेंटर फ्रिंज डार्क होगा, डेल्टा है 0 है तो सेंटर फ्रिंज ब्राइट होगा। और पाथ डिफरेंस 0 कब हो सकता है, किस कंडीशन में? थीटा 0 या डी 0? D0 D0 ना, डी अगर 0 होगा तो फिर क्या होगा वहां पे, यानी तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। सर सर सेम क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आप बता रहे हैं सेंट्रल फ्रिंज डार्क है क्योंकि डेल्टा है पाई है, लेकिन फिर वही बोल रहे हैं कि नेचर ऑफ सेंट्रल फ्रिंज या नेचर ऑफ फ्रिंज एट सेंटर ब्राइट है। इसका क्या मतलब? सेंट्रल फ्रिंज डार्क बन रही है और उसी सेंट्रल फ्रिंज का नेचर आप ब्राइट बोल रहे हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत है, मतलब मैथमेटिकली तो आ रहा है समझ, कॉन्सेप्चुअली। और किसी को इसमें डाउट है सेंटर फ्रिंज एंड सेंट्रल फ्रिंज में? यस सर। अच्छा, ठीक। यहाँ पीछे वाला देखिए, पीछे वाला जब हमने कहा ये इस क्वेश्चन को, मैंने अभी क्या कहा, कौन सा फ्रिंज का? सेंट्रल फ्रिंज का है या फ्रिंज एट सेंटर का है? एट सेंटर। फ्रिंज एट सेंटर। तो फ्रिंज एट सेंटर को क्या कहेंगे? थीटा 0। थीटा अगर 0 है तो आपको लगा क्या कि पाथ डिफरेंस आपका 0 आ, थीटा अगर 0 है तो नहीं, पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, तो आपका पाथ डिफरेंस आया कितना? 3 लैम्डा बाई 2। अब 3 लैम्डा बाई 2 क्या होगा? तो ये ब्राइट हो सकता है, लेकिन ये ब्राइट कब होगा? 3 लैम्डा बाई 2, जब क्योंकि डेल्टा अगर पाई आपका होगा। डेल्टा है, हमने कहीं पाई लिखा है क्या? ठीक, तो डेल्टा है आपका यानी ब्राइट होगा कब? जब आपका डेल्टा है पाई होगा, या मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, इफ डेल्टा है पाई, अगर पाई होगा तो ये ब्राइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर हो गया कि ब्राइट को रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा पाई होगा तो, या फिर ये डार्क होगा अगर आपका डेल्टा है 0 होगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? सब मैथमेटिकल तो आ ही रहा है समझ, नहीं, अभी ये तो बताइए कि अभी यहाँ तक क्लियर है कि सेंटर पे जो फ्रिंज बनेगा वो डार्क दिखेगा यानी ब्राइट दिखेगा, अगर आपका डेल्टा पाई है डार्क दिखेगा, अगर डेल्टा 0 है। ये क्लियर है सबको? हाँ, सेंटर पे, ठीक। अब जब मैंने कहा था सेंट्रल फ्रिंज, तो इसको थोड़ा सा हम यानी ये लिख देते हैं, यानी फॉर सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज के लिए मैंने कहा पाथ, और पाथ का फॉर्मूला कितना? 2d cos थीटा इक्वल टू 0, ये ना 2d cos थीटा इक्वल टू 0, और 2d cos थीटा इक्वल टू 0 है, और केस हम मान लेते हैं कि डेल्टा अभी आपका पाई है, यानी फॉर इफ डेल्टा ए पाई, कि डेल्टा अभी आपका पाई है। मैं पूछ रहा हूँ सेंटर फ्रिंज कंडीशन कब? जब डेल्टा ए पाई है। पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो 2d cos थीटा। मैंने 0 क्यों ले लिया? क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज में पाथ डिफरेंस कितना होता है बच्चा? सेंट्रल फ्रिंज में 0 ना 0 होता है। इक्वल टू हम क्या कहेंगे? m लैम्डा। अभी ये क्या शो करेगा? अगर डेल्टा पाई है तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू m लैम्डा क्या शो करेगा? डार्क या ब्राइट? डार्क ना, तो ये डार्क। अब मुझे बताइए कि यहाँ से इसका मतलब सेंट्रल फ्रिंज क्या बनेगा आपका?
सर यहाँ थीटा 0 नहीं ले सकते, सेंट्रल फ्रिंज है तो थीटा 0 तो होगा ना सेंट्रल फ्रिंज के लिए। आप मान लेते कि आप यानी इस केस में अभी मैंने कहा आपको सेंटर फ्रिंज ना, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 0 किस किस कंडीशन में हो सकता है। एक तो आपका होगा कि D0, एक क्या हो सकता है D0, दूसरा क्या हो सकता है कि cos थीटा 0। मुझे बताइए कि 0 कब कब होगा, कौन सा बेटर है? दोनों ही अच्छा है डी, लेकिन 0 नहीं ले सकते। D0 नहीं ले D0 सकते वाला ज्यादा बेटर रहेगा सर, क्योंकि cos थीटा जो है सर। हाँ, क्योंकि अगर जब cos थीटा 0 लेंगे ना तो थीटा 90 आएगा, इसका मतलब सेंटर पे और तो बनता रहेगा। 90 डिग्री की बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे क्या होगा, 90 डिग्री ऑलमोस्ट अचीव होगी नहीं ना, तो होगा क्या कि आपका पाथ 0 है वो कब 0 होगा, जब आपका D0 या एक और के थीटा 90। तो थीटा 90 पे क्या बनेगा, वो ऑलमोस्ट यानी इनविजिबल है या हमें पता नहीं हो सकता। तो ये पाथ 0 है, ये तभी पॉसिबल है जब आपका क्या है D0। तो जहां पे जब D0 होगा तब जो स्क्रीन पे बन रहा होगा उसको सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे, सेंट्रल फ्रिंज कहेंगे, क्योंकि उसके कारण पाथ डिफरेंस 0 होगा। सो ये 2D cos थीटा इज इक्वल टू 0 m लैम्डा, इसका मतलब क्या होगा कि D0 होगा, D0 पे जो भी होगा तो उसको हम सेंटर फ्रिंज कहेंगे। दैट इज 0, दैट इज व्हेन सेपरेशन between mirror is 0, central fringe formed on the screen। ये तब वो क्या होगा कि सेंटर स्क्रीन पे सेंटर फ्रिंज फॉर्म होगा। अभी तक हमारे लिए क्या था, सेंटर फ्रिंज सेंटर पे जो फॉर्म हो रहा था वो। माइकलसन में क्या होगा कि सेंटर फ्रिंज तब कहेंगे जब आपका D0 होगा। सर हाँ बताइए। सर एक बार सर अगर D0 हो गया तो सर सेंटर पे जो रिंग बनेगा उसके अलावा तो और किसी और भी कुछ प्लेस नहीं पे तो बनेगा। रिंग बनेगा ना। नहीं, हाँ उस केस में क्या होगा कि जब आपका D0 होगा तो स्क्रीन पे कुछ और नहीं दिखाई देगा, क्योंकि D0 है तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितना होगा, नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग की फॉर्मूला हमने क्या कहा था, 2D बाई लैम्डा। D ही 0 तो फिर उस पर कुछ और दिखाई देगा क्या? नहीं सर। हाँ, लेकिन अगर D0 है तो वहां पे या तो कंप्लीट डार्क दिखाई देगा या कंप्लीट ब्राइट दिखाई देगा। कंप्लीट डार्क दिखाई दे रहा है इसका मतलब डेल्टा आपका कितना है, पाई ना। और अगर कंप्लीट आपको ब्राइट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये ब्राइटनेस दिखाई दे रही है, इसका मतलब डेल्टा कितना है, 0। ये तो ये डिफरेंस है फ्रिंज एट सेंटर और सेंट्रल फ्रिंज में। सेंट्रल फ्रिंज माइकलसन का तब कहेंगे जब आपका डी इफेक्टिव इक्वल डिस्टेंस पे हो या D0 हो। D1 D2 अगर इक्वल डिस्टेंस पे होगा तो D0 हो जाएंगे। D0 होने से फिर क्या होगा, उसका पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस 0 होने से फिर क्या होगा कि पूरे स्क्रीन पे सिर्फ एक फ्रिंज दिखाई देगा, या यानी या तब पूरे स्क्रीन पे या तो ब्राइट दिखाई देगा या पूरे स्क्रीन पे बिल्कुल डार्क दिखाई देगा। उस सिचुएशन को कहेंगे सेंटर फ्रिंज। तो यहाँ मिसकंसेप्शन ये इसमें बन सकता है कि आपको पूछे कि फ्रिंज एट सेंटर क्या है और आप सिर्फ डेल्टा है कह के उसका आइडिया बना ले। जैसे यहाँ डेल्टा मैंने कहा पाई, फिर आप सीधा आइडिया बना लीजिए कि ठीक है अगर डेल्टा पाई है तो D कुछ भी हो आपका सेंटर पे डार्क होगा। ये शायद आपके पास मिसकंसेप्शन हुई होगी पहले। ऐसा हुआ था क्या कि डेल्टा पाई है तो सेंटर पे डार्क ही बनेगा भले D कुछ और हो? हाँ यही सोचते हैं। अब ये मिसकंसेप्शन नहीं है ना कि डेल्टा पाई होगा तो सेंटर पे डार्क भी बन सकता है ब्राइट भी बन सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, D पे डिपेंड करेगा। डेल्टा टी की वैल्यू पे। हाँ लेकिन डेल्टा पाई से आपका क्या कंफर्म हो जाएगा कि फिर आप ना यानी फिर फॉर्मूला क्या लिखेंगे आपका डेल्टा पाई से, इफ डेल्टा पाई तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि पाथ डिफरेंस m लैम्डा एंड पाथ डिफरेंस m प्लस हाफ लैम्डा। ये आपका डार्क होगा, ये आप कंफर्म कर सकते हैं, ये आपका ब्राइट होगा, आप ये कंफर्म कर सकते हैं अगर डेल्टा पाई है। लेकिन ये नहीं कंफर्म कर सकते कि सेंटर पे क्या होगा, क्योंकि सेंटर पे बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, पाथ कितना है। पाथ बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि 2D D की वैल्यू कितनी है। अब D अगर m लैम्डा को मैच कर रहा है तो सेंटर पे डार्क होगा, D अगर m प्लस हाफ लैम्डा को मैच कर रहा है तो सेंटर पे ब्राइट होगा, भले डेल्टा है पाई है। क्लियर है ये? यस सर। अब आ गया समझ।
सर दोनों फ्रिंज पैटर्न को सर हम एक ही फ्रिंज में मतलब सॉरी दोनों फ्रिंज को एक ही फ्रिंज पैटर्न में शो नहीं कर सकते ना? क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। सर वो जो सेंट्रल फ्रिंज और नेचुरल सेंटर फ्रिंज, हाँ, दोनों को एक नहीं कह सकते, इस केस में कभी भी नहीं एक होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर फ्रिंज होने के लिए पाथ डिफरेंस 0 होना होगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज पाथ 0, और पाथ 0 कब होगा बच्चे लोग, जब आपका D0 होगा। यस सर। तो क्लियर है ये? सर हाँ सर, तो कंक्लूजन बस हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि अगर स्मॉल d 0 हो गया तो डेल्टा 0 होगा, यानी वो सेंट्रल फ्रिंज होगा। हाँ, और तब एक ही फ्रिंज दिखाई देगा, या तो स्क्रीन पे डार्क दिखाई देगा या ब्राइट दिखाई देगा। या ब्राइट। और दूसरा, अगर फ्रिंज का नेचर बताना है सेंटर पे, तो उस समय हम लोग थीटा 0 रखेंगे, डेल्टा 0 नहीं कर सकते। नहीं, थीटा 0 रखेंगे। थीटा 0 रखने के बाद फिर देखेंगे कि अगर ये फिर एक और आपको देखना पड़ेगा कि डेल्टा है क्या। तो पहले तो आपको लिखना होगा डेल्टा है क्या। तो डेल्टा अगर पाई है तो फिर होगा क्या कि D0 के लिए फिर कौन सेटिस्फाई करेगा, डार्क सेटिस्फाई करेगा या ब्राइट सेटिस्फाई। यानी अगर डेल्टा है पाई है तो फिर आप क्या कीजिए, पाथ निकाल लीजिए थीटा 0 से 2D। 2D अब अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो डार्क होगा, 2D इसको सेटिस्फाई करेगा तो ब्राइट होगा। आप समझ लिया पूरा, ठीक है सर। ठीक, ओके, सो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, किस क्वेश्चन में डाउट है? सर 11 देख लीजिए एक बार, 23 और 26। सर एक बार 11 देख लीजिए। एक बार क्या देख लूं, सिलेबस 11 वाला क्वेश्चन सर। सर इसमें न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में डायमीटर पूछा था ब्राइट रिंग का, तो प्रोपोर्शनलिटी पूछा था सर। कौन सा क्वेश्चन आप कह रहे हैं? एक क्वेश्चन नंबर सर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। न्यूटन रिंग्स एक्सप्लेन द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, डायमीटर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है ब्राइट रिंग का? m माइनस हाफ m m प्लस माइनस 1/2। हाँ, माइनस वाला ही फॉलो करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, m माइनस हाफ लेमडा, ये हम रेडियस का फॉर्मूला करते हैं। अब ये कह रहा है क्या कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर, या ठीक है डायमीटर भी लिख ही लेते हैं। अब होगा क्या कि rm की जो वैल्यू होगी वो डायमीटर का हाफ पार्ट होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि यानी डायमीटर स्क्वायर इक्वल टू फिर कितना हो सकता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा उधर। यहाँ लिख लेते हैं। इसका मतलब कि डायमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 rm स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब डायमीटर का जो फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये लिखेंगे 4 लैम्डा या m माइनस हाफ और 4 लैम्डा। अब आपका इसमें क्वेश्चन है क्या कि ये क्या होगा, ऑड या इवन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर, बताइए क्या ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होगा क्या? यस सर। हाँ, ऑड नंबर के होगा सीधा। जैसे देखिए m की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 ऐसा। ठीक, इसका मतलब dm जो होंगे वो प्रोपोर्शनल टू कितना होगा, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यानी ऑड नंबर, यानी इस पे इसे लिख सकते हैं 2m माइनस 1 बेटर होगा, 2m माइनस 1 और फिर ये यानी 2 अगर आप लिख लीजिए तो 2 लैम्डा r ऐसा। सही, इस पे इसका मतलब होगा क्या कि आप इसे कह सकते हैं कि dm जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, या स्क्वायर भी हटा दीजिए तो ये प्रोपोर्शनल होगा 2m माइनस 1 ये, और ये फिर होगा क्या, ये ऑड नंबर होगा। 2m माइनस 1 ऑड नंबर होगा ना हमेशा। तो जो 2 था उसको डिस्क्रिप्ट होगा क्या कि ये जो चीजें होगी ना, यानी 2 से अगर आप जब कभी जैसे एक आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू अगर कोई और आया, जैसे 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, हाँ वो इवन हो जा रहा था। हाँ इवन बन जाएगा। बट होगा क्या कि ये चीजें तो आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी ना, ये वैल्यू तो यानी रिंग के साथ बदलेगा नहीं ना।
ये 2 लेमडा की वैल्यू रिंग के साथ नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या इसकी वैल्यू। तो पहली बार जो कुछ आएगा वो कितना, तो मान लेते कि पहली बार आएगा हाफ 2 लेमडा, फिर दूसरी बार कितना 3/2 लेमडा। तो चीजें बदल क्या रही है हर एक रिंग के साथ, तो ये ऑड नंबर बदल रही है ना। यस सर। हाँ, क्योंकि इवन नंबर जो है वो नहीं बदल रहा, तो ऑड नंबर ऑड फैक्टर बदल रहा है, इसलिए इसमें हम कहेंगे कि ऑड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, ओके सर। और कोई क्वेश्चन 11 के बाद? क्वेश्चन नंबर 10 का सर आंसर नहीं आ रहा है। 10 का आंसर आ रहा है क्या किसी का? हाँ आया, आंसर आया। हाँ आया। 10 का नहीं आ रहा। 10 का फिर आप लोग कर लीजिएगा, मैं कर दूं या फिर हो 20 जाएगा? सर 23 और 26 का नहीं आ रहा। अच्छा 10 का हो गया, नेक्स्ट मुझे बताइए कौन सा? सर 23 आंसर नहीं 23 कर रहा है। सर 23? ऑप्टिकल फ्लैट का मतलब ग्लास ही होगा। हाँ ऑप्टिकल प्लेन, क्या कह रहे हैं ऑप्टिकल फ्लैट ऑप्टिक। हाँ ऑप्टिकल फ्लैट सरफेस मतलब कोई ऐसा, जैसे यहाँ लिया आपने, यहाँ पे ग्लास डाल दिया या पानी डाल दिया या फिर कुछ भी, बट वो फ्लैट होना चाहिए, ये यानी कंफर्म है। नीचे ग्लास लगा देंगे तो भी फ्लैट हो जाएगा, पानी का सरफेस डाल देंगे तो भी फ्लैट हो जाएगा, कोई भी ऐसा जो फ्लैट सरफेस हो। तो फ्लैट सरफेस से आपका फायदा क्या वो कहना चाहता है कि जब कभी आपका यानी थीन फिल्म बनेगा तो ऐसे वाला थीन फिल्म बनेगा। ये फ्लैट के जगह अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पे ऐसा कर्व सरफेस डाल दीजिए, तब तो फिर ऐसा वाला थीन फिल्म नहीं बनेगा ना, तो ये कहना चाह रहा हूँ। सर 10 नंबर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। जी सर। अच्छा असाइनमेंट 4 10 कह रहा है ए थिन इक्यू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 3 मीटर। इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है यानी ऐसा, ऐसा इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, और इसका फोकल लेंथ है या इसे जो न्यूटनिंग्स फॉर्म होगा वो समहाउ ऐसा होगा। आपको लग रहा है ना कि न्यूटनिंग्स फॉर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीन फिल्म बन रहा है यस सर। ना, तो ये ठीक। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, इसमें पूछ रहा है रेडियस, आपसे पूछ रहा है यानी इसका ये रेडियस, ये आर, वो भी 10th ब्राइट का। मुझे बताइए कि रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ द ब्राइट रिंग क्या होगा फॉर्मूला इसमें, रेडियस ऑफ द ब्राइट रिंग का कोई बता सकता है? आर एम m प्लस हाफ, अच्छा m माइनस हाफ और फिर कितना लेमडा ऐसा। और फिर अब आपको जरूरत यानी जरूरत यहाँ पे क्या पड़ेगी, एक तो और कि 10th के लिए आप क्या लिखेंगे 4 10th ब्राइट रिंग, 10th ब्राइट रिंग के लिए m बताइए, अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो 10 वेरी गुड। 10 इसका मतलब आपका RM² जो हो जाएगा वो 10 माइनस हाफ और लेमडा आर, या इसे आप कह सकते हैं 9.5 लेमडा आर, ये, या फिर आप यानी रूट में लिखना चाहते हैं तो ये 9.5 लेमडा आर। लेमडा दिया हुआ है क्या, लेमडा इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है? 600 नैनोमीटर, बस आर नहीं दिया हुआ है ना। हाँ, अब होगा क्या कि आर कैसे पता करेंगे, तो अगर जब कभी कोई ऐसा लेंस है राइट, और अगर ऐसा कोई लेंस है, लेंस पे अगर हम लाइट फॉल करवाते हैं, जैसे यहाँ से अगर पैरेलल लाइट फॉल हो, ये हम थीन लेंस जब पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। ये पैरेलल लाइट फिर क्या होता है कि एक पार्टिकुलर पोजीशन पे जाके कन्वर्ज हो जाता है, उस पोजीशन को क्या कहते हैं बच्चे लोग, जहाँ पे कन्वर्ज हो जाता है फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ कहाँ पे कन्वर्ज होगा, अगर आपको ये कोई बता दे, अगर ये बता दे कि ये रेडियस है और ये रेडियस है, यानी ये R1 इक्वल टू R है और R2 इक्वल टू भी R है। हमने इक्यू कॉन्वेक्स क्यों कहा था, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं here R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि ये क्या था, ये इक्यू कॉन्वेक्स था। ऐसा भी हो सकता है कि R1 R2 ना अलग अलग हो जाए, बट इक्यू कॉन्वेक्स है, इसका मतलब दोनों की रेडियस जो है R1 R2 सेम है। अब रहा क्या कि फोकल लेंथ इसने दे रखा है, शायद फोकल लेंथ की वैल्यू पता है कितना है, 3 मीटर।
15। तो फोकल लेंथ ये कुछ दे रखा है 15 मीटर, सर 15 3 मीटर सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 3 यस मीटर। सर। सो होगा क्या कि यहाँ से जब ये लाइट रेज फॉल करेगा तो कितनी दूर के बाद फोकस करेगा, राइट। तो आपने इसे देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जैसे अभी किसी ने कहा कि अगर यानी किसी ने अभी क्या आइडिया दिया है कि कितनी देर पे होगा, r/2 पे ना होगा क्या कि लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, सो फोकल लेंथ of the lens is given by लेंस मेकर फॉर्मूला से इसका फोकल लेंथ पता चलता है। और लेंस मेकर फॉर्मूला होता है क्या है, न्यूटन म्यू माइनस माइनस 1/r2 1/r1 माइनस 1/r2 ऐसा। यहाँ मुझे बताइए म्यू की वैल्यू कितनी है, मुझे लगता है 1.5 है ना। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1.5 माइनस 1, और यहाँ पे r1 और r2 की वैल्यू इक्वल है, तो इसकी वैल्यू r1 प्लस होगा, और यहाँ जो इसकी वैल्यू है प्लस, और यहाँ जो इसकी वैल्यू है इसका r जो होगा वो माइनस होगा, तो ये माइनस r है। तो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आपको लग रहा है कि 1/r प्लस 1/r, या फिर जो हो जाएगा ये 2/r हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस सर। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं इसे 1/f इक्वल टू, और ये 1.5 था, इसे हम 0.5 कह सकते हैं, ये 0.5 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 1.5 तो 0.5 है, और इनटू यहाँ पे होगा 2/r। तो आपको लग रहा है कि ये 1/r हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा ना। इसलिए फोकल लेंथ इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा r, और फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी थी, तो फोकल लेंथ की वैल्यू थी 3 मीटर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग होगा ब्राइट रिंग का फॉर्मूला था RMS² इक्वल टू कितना था 9.5 लैम्डा r ना, ये था 9.5 लैम्डा r, या रूट की बात कर लेते हैं। सो फिर यहाँ पे 9.5 और लैम्डा, और फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे। सर इसमें लैम्डा ले रहे हैं तो लैम्डा बाय म्यू नहीं होना चाहिए इसमें। यस सर। लैम्डा बाय म्यू, अच्छा अंदर थीन फिन है, हाँ ये शायद मैंने मिस्टेक किया है, ये ना लैम्डा बाय म्यू होगा बच्चा। इसे ना इसे करेक्ट करने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं इसे कि लैम्डा बाय लैम्डा m, इसे लैम्डा m, इसे लैम्डा m, लैम्डा मीडियम हम लिख लेते हैं, और फिर यहाँ से आप इसे लैम्डा मीडियम लिख सकते हैं कि लैम्डा मीडियम था, आप वहाँ करेक्ट कर लीजिए, लैम्डा मीडियम होगा 9.5 लैम्डा मीडियम r। जहाँ पे होगा क्या कि लैम्डा मीडियम की वैल्यू कितनी होगी, तो लैम्डा बाय म्यू। क्यों लिख रहे हैं सर लैम्डा मीडियम इसको? क्या कह रहे हैं आप? क्यों लिख रहे हैं सर लैम्डा मीडियम? अच्छा लैम्डा बाय म्यू क्यों होगा? नहीं मतलब वो तो लैम्डा मीडियम की वैल्यू नहीं था, मतलब लैम्डा m क्यों ले रहे हैं हम वहाँ पे, लैम्डा क्यों नहीं ले रहा है? अच्छा वो ऐसे फॉर्मूले में जब हमने लिखा था ना ऐसा, राइट, तो फॉर्मूले में बताइए हमने क्या, यानी रेडियस हम कैसे निकालते हैं हम, यानी होता क्या है कि पाथ डिफरेंस इक्वल टू कितना होगा आपके पास 220, और 220 इक्वल टू कितना होगा। अब यहाँ पे आपको डाउट होगा, मान लेते हैं डार्क ले। अब यहाँ पे बताइए कि मैं लैम्डा मीडियम लूँ या लैम्डा एयर लूँ। यहाँ लैम्डा लेना पड़ेगा सर, एयर लेना पड़ेगा। एयर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऑप्टिकल लिख लिया है ना। तब तो सर हो जाएगा सर, ठीक है। हाँ, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2t इक्वल टू कितना, तो m लैम्डा बाई n, और 2t इक्वल टू होता क्या है r²/r। तो फिर वहां से आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक, इसलिए लेता है सर। हाँ बताइए, ये क्वेश्चन हो गया सबसे, 10th क्लियर हो गया? यस सर। यस सर।
सर ठीक है। इसी क्वेश्चन में F इक्वल टू आर कैसे प्रूफ कर दे? F इक्वल टू R/2 होता है सर। ये देखिए लेंस ये में फॉर्मूला आपने पढ़ा है लेंस मेकर यस फॉर्मूला सर। क्लास 12 हाँ में। हाँ तो ये इस अभी हिसाब लेंस था या मिरर था? लेंस था जब पढ़े थे तो। हाँ, और यानी जबकि R/2 यानी फोकस इक्वल टू R/2 लेंस के लिए होता है या मिरर के लिए होता है? लेंस हाँ, लेंस के लिए नहीं होता, ये मिरर के लिए मिरर होता के है। लिए होता है। हाँ, तो मिरर अगर रहता तो R/2 लिख सकते थे, ये तो लेंस है, लेंस का फॉर्मूला ऐसा होगा 1/f इक्वल टू। सर इसमें वैल्यू पुट करने के बाद लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। आंसर कोई और चेक कीजिए, मुझे बताइए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ जाना चाहिए, आप थोड़ा सा वर्कआउट करके देखिए, आ जाएगा, कहीं होगी मिस्टेक प्लस माइनस में। अच्छा सर डायमीटर ये पूछ रहा है, अच्छा डायमीटर पूछ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको 2 से Multiply मल्टीप्लाई करके करना। देखिए तो डायमीटर आ जाएगा। शायद ये डायमीटर पूछ रहा है, आप अभी शायद एग्जैक्टली ये वैल्यू पुट कर रहे होंगे। यस सर एक मिनट चेक करिए। डायमीटर जो होगा तो डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएंगे। ओके, 10th के बाद मुझे पूछिए और कौन सा 23 सर कौन सा? पिछला स्लाइड कीजिएगा, क्या करें आप? पिछला स्लाइड सर, स्लाइड पिछला कीजिएगा, इससे पिछले सर। हाँ डायमीटर पूछ रहा था ना हमने, तो डायमीटर रेडियस का ट्वाइस हो जाएगा ना। अरे नहीं सर, इससे पीछे कीजिए थोड़ा सा, मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ ओके सर। 10th के बाद कौन सा क्वेश्चन बचे लोग? 10th के बाद 23 सर 23 23। और 26 भी बता दीजिए सर, आंसर दोनों पे नहीं आ रहा है। असाइनमेंट 4 क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 23 मुझे पढ़ के बताइए कि सेंट्रल फ्रिंज क्या है? सर ब्राइट है उसमें। ब्राइट, राइट। तो होगा क्या कि अब हम ऐसा कह सकते हैं कि इफ central fringe is bright, डेल्टा, अगर सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट है तो डेल्टा के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या होगा? 0 होगा। 0। और अगर डेल्टा है 0 होगा तो फिर आपका फॉर्मूला कैसा होगा? पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2d cos थीटा इक्वल टू m लैम्डा। ये क्या बनेगा, डार्क या ब्राइट? सर ब्राइट बनेगा। ब्राइट बनेगा, तो ये ब्राइट। और m माइनस हाफ लैम्डा, ये क्या बनेगा? डार्क। सेंटर फ्रिंज ब्राइट है, इससे ये कंफर्म हो गया, राइट। ये सेंटर फ्रिंज मतलब कहाँ? जहाँ पे जब d 0 हो रहा होगा तब, जैसे इसने ये स्टेटमेंट भी कहा है वो देखिए कि हाउ फार दिस, अच्छा शायद इसने सेंटर फ्रिंज के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया, ठीक, अरेंजमेंट के लिए। ओके, सो ये हो गया। अब 23 में पूछ रहा है आपको कि द वेवलेंथ और रेडियस ऑफ द फर्स्ट डार्क रिंग। रेडियस ऑफ द फर्स्ट डार्क रिंग पूछ रहा है, तो मुझे बताइए आप, इसे 2 तरीके हैं। तो रेडियस ऑफ यानी फर्स्ट डार्क रिंग के लिए ऑर्डर क्या लेंगे आप? m0 minus 1 फॉर द फर्स्ट डार्क रिंग m1 की जो वैल्यू होगी वो m0 माइनस 1 होगा। और m0 यहाँ तो माइनस सिर्फ m0 होगा। क्यों इस सर? फॉर्मूले में सर आप बोले थे ना कि m प्लस हाफ लिखेंगे तब ऑर्डर m0 माइनस 1 लेते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ ना m प्लस हम लिख लेते हैं कि झंझट ना हो। सही आपने याद दिलाया, ठीक है। m प्लस रहता था तो हमने ऐसा कहा था, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये m0 माइनस 1 होगा। अब मुझे बताइए कि फिर इसका मतलब कि एंगुलर पोजीशन क्या होगा? 2d cos थीटा 1, और थीटा 1 हमने अभी किसका पूछा है? डार्क का पूछा है, तो डार्क का ये फॉर्मूला होगा। तो m प्लस 1 यानी m1 और फिर ये लैम्डा। ये अब यहाँ से आप अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं
तो हो जाएगा क्या कि इसे यानी 2d cos θ1 और m0 की वैल्यू पुट करते हैं तो m0 -1 और यहाँ पे +½ और ये लैम्डा, जिसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं m0 -½ और फिर ये लैम्डा। यहाँ से आप θ1 अरेंज कर सकते हैं। θ1 कितना होगा बच्चे लोग? θ1 आप लिख सकते हैं या फिर cos θ1 m0 -½ लैम्डा इसे बाय लिख सकते 2d। हैं λ/2d। ये 2d को भी अरेंज किया जा सकता है क्या? या तो चाहे तो आप इतना रख लीजिए, d की वैल्यू पता है तो फिर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे यानी λ/2d की वैल्यू m0 पता है तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी फिर आप यही रखिए। और m0 की वैल्यू क्या होगी बच्चे लोग? ये देखिए m0 की वैल्यू हमने कहा था ना 2d/λ। तो फिर इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन ना कैसे कंफर्म होगा, क्या होगा चेंज अगर इस इक्वेशन को ऐसा मानते हैं तो cos θ1 का हो जाएगा यानी m0 हो जाएगा, और इसे लिख सकते हैं 2d/λ या लिख सकते हैं m0 -½ फिर आप इसे लिख सकते हैं m0 फिर क्या हो जाएगा ये 1 -1/m0 ऐसा। इसका मतलब कि आप थीटा अगर लिखना चाहते हैं θ1 तो cos इनवर्स 1 - 2m0 ये ना। आप ऐसा कैलकुलेट कीजिए फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो कर चुके हैं, आंसर नहीं आया। ऐसे ही करा था। अच्छा आंसर नहीं आ रहा था? नहीं सर। ठीक, देखिए होगा क्या कि एक तो ये तरीका है और इसका एक दूसरा तरीका है, राइट, वहां से भी आप कर सकते हैं। अब इस दोनों को तरीकों को देखिए, मुझे बताइए कि मोस्ट एक्यूरेट तरीका आपका कौन सा होगा। सर एक बार आंसर एक बार सुन लीजिए, शायद आपको लगा कि सही लिखा है हम लोग। नहीं, ये जो 0.044। आंसर दिया हुआ है ना वो इस तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि आपने देखिए आंसर में जो हिंट है ना उसका हम कोई यूज नहीं कर पा रहे हैं ना। अभी जो हिंट दिया हुआ था हम लोग यूज किए थे, आंसर में एक हिंट है, शायद उसका यूज अभी इसमें नहीं हो पाया। हम लोग किए तो cos थीटा आंसर की में जगह है लिखे थे। फॉर स्मॉल थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 - θ²/2। देखिए सेकंड तरीका क्या है, सेकंड मेथड हम ऐसा कह सकते हैं कि एट सेंटर थीटा इक्वल टू कितना बचा? 0। और थीटा अगर 0 है तो 2d इक्वल टू हमारा जो बनेगा 2d इक्वल टू ये m0 लैम्डा, ये इक्वेशन बनेगा थीटा 0 पे हाँ ना। ये डार्क या ब्राइट ऐसा। अब होगा क्या कि फॉर फर्स्ट ब्राइट रिंग था ना सर, ये तो ब्राइट का केस हो जाएगा ना, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखेगा। हमारा यानी फॉर फर्स्ट डार्क हमने कहा कि m1 की वैल्यू जो होगी वो m0 -1 होगा, और डार्क का लिखेंगे क्या तो 2d cos θ1 इक्वल टू हम इसे लिखेंगे m0 माइनस यानी यहाँ पे इसे लिखेंगे m0 1 और फिर यहाँ पे +½ लैम्डा। यहाँ तक किसी को डाउट है कि हम ये लिख सकते हैं ब्राइट के लिए फॉर फर्स्ट डार्क के लिए ये हमारा यानी ये अगर ब्राइट का होगा तो ये डार्क का होगा ना? यस सर। ना तो ये ऐसा होगा। और ये हम अभी जो लिख रहे हैं वो यानी एट सेंटर हम यहाँ पे एज्यूम मान रहे हैं कि डेल्टा है हमारा 0 है ये, और डेल्टा 0 है तो फिर ये जो हमारा हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ब्राइट का, ठीक, और ये हमारा डार्क का। बट अभी यानी अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो m0 वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा ½ और फिर ये लैम्डा, ये आपका हो जाएगा, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये 1 और 2। अब मुझे बताइए कि अगर मैं सेकंड फर्स्ट में से सेकंड माइनस करूं तो क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1
माइनस इक्वेशन 2। ये जो दूसरा तरीका हम यूज करें वो मोस्ट ऑफ टाइम बुक में यूज किया जाता है। तो पहला जो मैंने कहा है एक ये भी तरीका है, राइट। दूसरे तरीके जो कुछ कुछ बुक में जैसे H में ऐसा दिया हुआ है, तो उसके यानी ये तरीका देखिए कि कैसे उसने किसी का रेडियस निकाला है। तो पहले सेंटर का लिख लिया तो 2d स्क्वायर टू m नॉट लैम्डा, फिर किसी एक का या डार्क या ब्राइट का, तो डार्क या ब्राइट का हमने ले लिया। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे, क्या आएगा 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस 2d cos थीटा, और फिर यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं, अगर हम लैम्डा बाय 2 1 में से ये माइनस कर रहे हैं तो फिर आ जाएगा ये लैम्डा बाय 2, ये राइट ऐसा। अभी देखिए कि इसे अगर हम अरेंज करना चाहें तो 2d कॉमन लिया जा सकता है। 2d कॉमन अगर ले लें तो फिर बचेगा क्या 1 माइनस cos थीटा ना। देखिए 2d कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos थीटा बचेगा ना, और ये फिर लैम्डा बाय 2। अब यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो cos थीटा होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस हाइयर टर्म्स होता है ना ये, या यहाँ फैक्टोरियल अगर डाल देते ये होता है ना बच्चे लोग, हाइयर टर्म्स एक्सप्रेशन ऑफ cos थीटा ना। ये अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2d, ये 1, और फिर यहाँ आप यूज कर सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 और प्लस हाइयर टर्म्स, और फिर इसे लिख सकते हैं आप कितना लैम्डा बाई 2। इसे जब आप लिखेंगे तो ये और ये टर्म्स आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या है फिर ये इसके आगे d थीटा स्क्वायर, तो ये आपका बचेगा d की यानी थीटा रूट लैम्डा बाय 2d, ये बचेगा थीटा स्क्वायर d, यही ना, इक्वल टू लैम्डा बाय 2। मुझे बताइए थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2d रूट लैम्डा बाय 2d। यहां से कैलकुलेट कीजिए आंसर आ जाएगा। अच्छा एक और चीज, ये जो अभी अब हम सॉल्व कर रहे हैं ये अप्रोक्स होगा या एग्जैक्ट होगा, सर अप्रोक्स होगा, क्योंकि हमने क्या किया हाइयर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया है ना, हाइयर टर्म्स को नेग्लेक्ट किया। यहां से सॉल्व कीजिए आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा सर। तो जो उसमें आंसर की दिया हुआ है वो इस प्रोसेस से सॉल्व करके दिया हुआ है। अब मुझे बताइए कि इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में एग्जैक्ट कौन सा है, पहला वाला अभी ये जो दिखा रहा है, पहला वाला ना, पहला वाला एग्जैक्ट है, और ये जो आंसर आएगा ये अप्रोक्स आएगा। एक बार कैलकुलेट करके कंफर्म कर लीजिए आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंफर्म पहले वाले से क्या पहले वाले से ही आंसर आ रहा है क्या, पहले वाले से 0.031 आ। अच्छा और इस वाले से अभी जो हमने लिखा वो इससे एक मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं सर, एक बार स्लाइड्स दिखा दीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेना। ये नहीं सर, पहले वाले मेथड का जो अच्छा सर नेक्स्ट सर दिखा लीजिए, स्लाइड पे पूछ लेते हैं। सर पहले वाले मेथड में ही हम लोग अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं यूज कर सकते, वहां पे cos थीटा 1 की जगह 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 लिख ले सीधा सीधा, क्योंकि थीटा 1 वैसे भी स्मॉल एंगल ही होगा सेंटर पे। यहाँ जो अभी पहली लाइन लिखे हुए हैं cos थीटा 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2 m नॉट, तो वहीं पे ये बताइए आंसर किसी का आया लैम्डा बाय रूट 2d से, बच्चे लोग लैम्डा बाय रूट 2d से देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। मुझे लगता है आ जाएगा, शुड वी मूव या फिर कोई चेक करके बताएगा। ठीक है आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ये सर आगे आ गया सर, बता दीजिए मेरा वाला 0 कितना 32 रेडियन। देखिए आपके एक ही क्वेश्चंस को ना बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। चीजें है क्या कि आपका कोई तरीका ना
कॉन्सेप्चुअली आपका मिस्टेक ना हो। ठीक, तो अभी एक ये है, इसी चीज को अगर आप पहले में कहीं कर सकते हैं एडजस्ट, तो उसे कर लीजिए। हम वो नहीं पूछ रहे साहब, आपने बस ये स्लाइड खोले रखे ना, ये फर्स्ट मेथड की लास्ट वाली हाँ, स्लाइड। तो उसे एक बार करके देखिए, इसे एक बार करके देखिए, क्योंकि जितनी सारी एक्सप्लोरेशन प्रोसेस है वो एक बार करके देखिए, देखिए आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, सर यही तो पॉसिबिलिटी किया। तो फिर आप यानी अप्रोक्सीमेशन यहाँ किया था, फिर आपका आंसर नहीं आया था क्या? हम यही बस पूछ रहे हैं कि यही cos θ1 जो लास्ट में आप लिखे हैं, ये लास्ट में एकदम यहीं पे हम लोग 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 क्यों नहीं रख दिए हैं, बस यही पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए आप रख सकते हैं चीजें, होगा क्या कि ऐसा रख लीजिए, देखिए अगर आपका आंसर आ जाता है तो आ जाता है, वैसे आ ही जाएगा। cos θ की वैल्यू जब आप रहेंगे तो ये 1 से 1 काट करके उसे कर सकते हैं, तो आ जाएगा वो। आ गया सर। हाँ तो ही वो जाना चाहिए। किसी और तरीके से भी आप कर सकते हैं उसे, वहां भी आप कर सकते हैं आराम से। यहाँ एक यानी यहाँ जैसे मैंने फर्स्ट रिंग के लिए लिखा, बट ये किसी ना mth रिंग के लिए लिखा जा सकता है। जैसे एक चीज मैं अब आपको एक न्यूमेरिकल्स यहाँ करवा देता हूँ, जो आपको ऑलमोस्ट एक रेडीमेड फॉर्मूला जैसा आ जाएगा। ये हो गया बच्चे लोग आप लोगों को? हो गया। हाँ सर। जैसे देखिए कि यानी आपसे पूछा जा सकता है अगर रेडीमेड फॉर्मूला, जैसे ऐसा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ nth dark and bright ring in Michelson। अगर सपोज ये एक्सप्रेशन आपको चाहिए या फिर एक्सप्रेशन की रेडीमेड फॉर्मूला आप कैसे यूज कर पाए, तो जैसे केस हम ले लेते हैं डार्क रिंग के लिए, केस 1 डार्क रिंग। अब अगर इफ डेल्टा ए आपका यानी पाई है, तो मुझे बताइए पाई रेफरेंस इक्वल टू 2d cos थीटा, ये यानी m लैम्डा, ये किसका आएगा? डार्क का आएगा ना? यस सर। हाँ ये डार्क आ जाएगा। ठीक, अब आपको nth डार्क रिंग का रेडियस चाहिए, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? तो हम पहले लिखेंगे एट थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2d, और फिर यहाँ जो m होगा उसको हम m नॉट मान लेते हैं, तो m नॉट माइनस लेमडा 1। ये हो गया जैसा पहले हमने किया था। यस सर। अब इक्वेशन 2 क्या करेंगे? तो फिर आपको एक्सप्रेशन यानी nth डार्क रिंग के लिए लिखना था, तो यहाँ मुझे बताइए कि फॉर nth डार्क रिंग m की वैल्यू बताइए कितना होगा? जैसे देखिए अगर फर्स्ट था तो फर्स्ट के लिए कितना होगा? m माइनस 1 ना। यस सर। और अगर सेकंड होगा तो m नॉट माइनस 2, थर्ड होगा तो m नॉट माइनस 3। अभी मैंने डेल्टा अगर 0 लिया nth हमने। कहा तो फिर यहाँ पे क्या कहेंगे हम? m नॉट माइनस n कहेंगे ना। यस ना सर। तो ऐसा फिर होगा क्या कि इसके लिए फिर आप अगर आप पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखें तो आप ऐसा लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल टू 2d cos, अभी थीटा n क्योंकि nth का रेडियस है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? m लेमडा, या और ये m nth यानी nth का ऑर्डर है ये, यानी nth लेमडा, nth लेमडा, nth की ऑर्डर की वैल्यू कितनी होगी? तो m नॉट माइनस n इंटू लेमडा, ये ऐसा राइट। और इसे आप इक्वेशन मान लीजिए 2। मुझे आप बताइए कि रेडियस का रेडीमेड फॉर्मूला आप लिख सकते हैं क्या? क्या करना होगा अब आगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आपका क्या आ जाएगा? 2d, और फिर आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा n इक्वल टू, आप वहां पे क्या लिख सकते हैं? सीधा n लेमडा लिख सकते हैं ना ये। फिर यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करें जैसा पीछे हमने सॉल्व किया था, इसे रफली ऐसा लिखा जा सकता है, पीछे जैसा हमने सॉल्व किया था इसे हम लिख सकते हैं d, और फिर या मैं पूरा लिख देता हूँ 2d 1, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस ये टर्म्स इक्वल टू n लैम्डा, जिसे सॉल्व करके क्या लिखा जा सकता है? इसे सॉल्व करके आप लिख सकते हैं थीटा स्क्वायर बाय या जस्ट थीटा स्क्वायर इंटू डी इक्वल टू, फिर आपका आ जाएगा n लेमडा, या फिर थीटा n की वैल्यू कितने आ जाएंगे? तो n लेमडा बाय डी का रूट। ये आपका रेडीमेड किसका फॉर्मूला आ गया?
डार्क का। इसी तरीके से आप लोग डिराइव एक बार कर लेना कि यानी ब्राइट का क्या आ जाएगा। ब्राइट का शायद इसे करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2n+1 लैम्डा, और 2n+1 लैम्डा बाई 2d आ जाएगा ब्राइट का शायद। आप एक बार करके इसे देख लेना। तो होगा क्या कि ये फॉर्मूला जब हम इसे करते हैं तो इस तरीके से एक रेडीमेड फॉर्मूला आ सकता है, बट इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या है कि कब वैलिड होगा ये फॉर्मूला, जब एंगल काफी स्मॉल होगा। ठीक, एंगल स्मॉल होगा तब ये वैलिड होगा। अब कोई डाउट है आप लोगों को, बताइए। 26 सर दोनों केस में सर सेम आना चाहिए ना आंसर, लेकिन सर अलग क्यों आ रहा है? अलग इसलिए आ रहा है कि थोड़ा बहुत ना अप्रोक्सीमेशन में प्रॉब्लम होती है, यानी जैसे यहाँ जो हमने अप्रोक्स किया था ना, जैसे ये जो आंसर अभी किसी ने बताया 0.32, मुझे बताइए ये आंसर ज्यादा करेक्ट है या पहले वाले से जो निकालेंगे वो ज्यादा करेक्ट होगा? पहला वाला ज्यादा सही है। हाँ, लेकिन होगा क्या कि अगर किसी ने जिसने आंसर की लिखा होगा उसने अगर सपोज कि इस मेथड से लिखा है तो फिर ये आंसर देगा वो, तो इसलिए डिफरेंसेस है। बट अगर आपके पास सपोज कि ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो तो ये यानी इससे बेटर है कि आप पीछे वाला यानी प्रोसीजर से कीजिए, क्योंकि वो आपका आंसर एग्जैक्ट होगा। हाँ, ऑप्शन वाला हो तब तो आप फिर यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो फिर आपको क्लोज दिख जाएगा। सर लास्ट स्लाइड। अच्छा सर 26 बता दीजिए। बता रहा हूँ। 26 किसी का हुआ था? क्वेश्चन ना इनकम्प्लीट लग रहा है वो, मतलब उसमें ना कुछ है ही नहीं ऐसा कि कुछ बता पा। अच्छा, ये हो गया, सबसे लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। हाँ ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ट्वेंटी में 3 लेयर है। किसी ने ये क्वेश्चन किया है 26? थिकनेस इसकी है लैम्डा बाय n2। ये लेयर अभी n1 है, ये लेयर n2 है, ये लेयर n3 है, ये 3 लेयर है। और यहाँ से पूछ रहा है कि इन विच केस थिन फिल्म इज ऑब्जर्व ब्राइट। अच्छा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। मुझे बताइए, इसमें ये नहीं लिखा है कि रिफ्लेक्टेड केस में ये पूछ रहा है या ट्रांसमिटेड में, तो मुझे बताइए बाय डिफॉल्ट अगर नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे? अगर कुछ रिफ्लेक्टेड तो हमें थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड के केस में लेके सोचना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड में क्या है। अब सबका ऑप्शन है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है यहाँ पे कि n1 इज ग्रेटर देन n2 इज ग्रेटर देन n3। अगर ऐसा है तो मुझे बताइए कि डेल्टा ए क्या होगा? 0। लेकिन किस में? सर सेंट्रल रिफ्लेक्टेड में सर। हाँ, डेल्टा ए 0। अब मुझे बताइए कि पाथ डिफरेंस फिर कितना होगा? तो पाथ डिफरेंस या अभी हम यहाँ लिख लेते हैं, पाथ डिफरेंस आप ऐसा लिख सकते हैं कि पाथ डिफरेंस 2n/t और m लैम्डा। मुझे बताइए डार्क को रिप्रेजेंट करेगा या ब्राइट को रिप्रेजेंट करेगा? अगर ऐसा है तो ब्राइट दे के रखा है ना सर, तो ब्राइट को करेगा, ब्राइट को। और फिर ये m माइनस हाफ लैम्डा डार्क को करेगा ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो कंडीशन है जो हमने इस रूल रेगुलेशन से फिक्स किया। यहाँ मुझे बताइए पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होगा क्या? थिन फिल्म अभी कौन सा है? थिन फिल्म n1 n2 n3 कौन सा है? थिन फिल्म n2 है। n2 तो 2 और थिन फिल्म हमारा n2 है। थिकनेस कितना है बच्चा? लैम्डा बाई n2। लैम्डा बाई n2। तो ये और ये कैंसल आउट हुआ, इसका मतलब कि पाथ डिफरेंस कितना आया? 2 लैम्डा। अब मुझे बताइए पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, डार्क को या ब्राइट को? अभी जो हमने ब्राइट को। ब्राइट ना, m लैम्डा को सेटिस्फाई कर रहा है। और m इक्वल टू किस ऑर्डर का? तो सेकेंड ऑर्डर। क्या ब्राइट या डार्क? ब्राइट। अब मुझे बताइए पहला आंसर करेक्ट लग रहा है आपको कि अगर ऐसा होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट ब्राइट होगा ना? yes, तो sir.
ये ऐसा कह रहा है कि ठीक है, अगर ऐसा होगा तो रिफ्लेक्टेड लाइट ब्राइट होंगे इस केसेस में, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट दिखेगा। तो पहला आंसर इसका करेक्ट होगा। इसी तरीके से फिर आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये दूसरा सारा भी। चेक कर सकते हैं। हाँ ठीक है। ओके, आया समझ में बच्चे लोग? यस सर, आ गया। Yes, हम sir, ना आ गया। सेंट्रल का सोच रहे थे इसमें, इसलिए नहीं हो रहा था। ठीक, सर हाँ बताइए। सर जैसे हमने लॉयड्स मिरर में देखा था कि वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट से मतलब वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो कर रहा है ना सर, बट उसमें तो रिफ्लेक्शन के कारण आपने वो ले लिया था कि रिफ्लेक्ट होने के कारण उसका एम्पलीट्यूड जो है डिवाइड कर रहा है, मतलब पाई का वो आ रहा है फेस। तो सर तो उसको हम उससे क्यों कर रहे हैं? बस इसीलिए ना कि वो एक मिरर है, तो उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के ज्योमेट्रिकल थोड़ा कंस्ट्रक्शन उसका देख के हम कह रहे हैं कि वो वेवफ्रंट सिल्ट जैसा बिहेव करेगा रिफ्लेक्टेड, जबकि सर फिजिकली तो हमें दिख रहा है कि वो एम्पलीट्यूड का डिवीजन हो रहा है। सर तो हम कैसे क्यों कह रहे हैं उसको कि वो वेवफ्रंट का डिवीजन हो रहा है? मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है सर ये। ठीक, इधर और कोई न्यूमेरिकल्स में किसी को डाउट है? कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर के लिए अगर फायर पार्ट छोड़ दीजिए तो। सर डेल ए 0 है क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तभी। कौन सा? सर डेल ए 0 क्यों है? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डेल ए 0 ये लगातार इंक्रीजिंग में है, इसलिए लगातार इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो दोनों के लिए 0 होता है। सही आपने कहा, लगातार इंक्रीज हो रहा हो या लगातार डिक्रीज हो रहा हो तो दोनों के लिए 0 होता है। ठीक, लेकिन रिफ्लेक्टेड में, ट्रांसमिटेड में फिर क्या होगा, ये पाई हो जाएंगे। तो पाई हो जाए। हाँ बताइए, इस अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताइए। लॉयड्स में अभी हम बाद में इसमें कर लेंगे। अभी इस चैप्टर में और कोई डाउट है तो बताइए, न्यूमेरिकल्स में या थ्योरी में? नहीं, इसमें नहीं सर कभी भी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी भी मीडियम में रखा गया लिक्विड, कोई भी मतलब न्यूटन रिंग्स अरेंजमेंट, तो सर ग्लास से ज्यादा रिफ्लेक्टिव, तो ये दिया रहेगा या तब करना? देखिए, दो चीज होगी। जब भी आपका थीन फिल्म होगा या न्यूटन रिंग्स होगा, जैसे पार्टिकुलरली न्यूटन रिंग्स में ज्यादा डाउट होगा यहाँ पे ना, एक क्वेश्चन ये रहेगा कि इसके अंदर जो थीन फिल्म है उसकी रिफ्लेक्ट इंडेक्स क्या है ना, ये इससे ज्यादा है या कम है। तो जो अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो सारा लिख के आएगा कि लेंस का क्या है, ग्लास का क्या है और लिक्विड का क्या है, यानी इसका क्या है, थीन फिल्म का क्या है, वो उसमें लिख के आएगा। और जो अच्छे क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या एज्यूम करेंगे बच्चे लोग, बाय डिफॉल्ट हमने क्या लिखवाया हुआ है कि एन ग्लास और ये एन ग्लास, यानी ये लेंस और ये लेंस दोनों सेम मेटेरियल का बना है। इसके बीच फिर अब कुछ भी हो जाए तो फिर डेल्टा ए हमेशा क्या होगा, अगर ये भी एन ग्लास है और ये भी एन ग्लास है तो यहाँ पे डेल्टा ए हमेशा क्या होगा, हमेशा पाई ना, बीच में कुछ भी हो डेल्टा ए हमेशा पाई होगा इस केस में। तो बाय डिफॉल्ट केस में डेल्टा ए पाई लेते हैं अगर इस यानी ये तीनों के बारे में कुछ नहीं लिखा हो तो। अगर लिखा हुआ हो तब तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि जैम में जो क्वेश्चन आया था उसने लेंस का दिया हुआ था, थीन फिल्म का दिया हुआ था, ग्लास का दिया हुआ था, हमने किया भी था शायद वो क्वेश्चन ना, तो उसमें फिर हमें पता चल गया था कि डेल्टा ए क्या होगा। नहीं दिया हुआ है तब तो आप मान लीजिए डेल्टा ए पाई होगा, जितना भी थीन फिल्म वाले न्यूमेरिकल्स होंगे, और सारा का बाय डिफॉल्ट कि वो रिफ्लेक्टेड में देख रहा है। ठीक है ये सर? हाँ सर। सर बताइए। और जो आप लेंस वाला क्वेश्चन कराए, लेंस मेकर वाला क्वेश्चन नंबर 10, सर उसमें आप जो एफ लिए हैं फोकल लेंथ, सर वो ओवरऑल लेंस का तो फोकल लेंथ नहीं है ना, वो सिर्फ एक सरफेस का फोकल लेंथ है, तो वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा ही होता है। सर ऐसा नहीं होता, फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है, इस चीज पे डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम लेंस चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप मान लीजिए, हम पे श्रद्धा और विश्वास रख लीजिए कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला लेंस के केस में ऐसा ही होता है, मिरर के केस में r/2 होता है। अच्छा ठीक है, लेंस में दोनों सेम होता है ना? क्या लेंस में दोनों सेम लेंस होता है? में एफ और आर सेम होता है, क्योंकि हम लोग 12th में जब नहीं ऐसा किसने कहा? हाँ, FR सेम भी नहीं हो सकता, अलग अलग भी हो सकता है, वो म्यू पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, ये लेंस चैप्टर आने दीजिए तो हम डिटेल से कर लेंगे। अभी तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होगा ना, जहाँ पे म्यू जो होंगे इसके यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे लेंस का। हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को बचे लोग?
सर फ्रेजनल नहीं ना पढ़ाए क्योंकि लॉयड्स मिरर में एक क्वेश्चन फ्रेजनल का दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 वो हो नहीं रहा है। क्या प्रीवियस में है क्या फ्रेनल? नहीं आप अच्छा, जो लॉयड्स असाइनमेंट मिरर में, लॉयड्स हाँ, मिरर उसमें हाँ फ्रेनल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो, वो जस्ट मिरर का कॉन्सेप्ट है, लॉयड्स मिरर का ही केस है। अब बताइए यहाँ कोई डाउट है किसी को? फिर नो मैं एज्यूम करूं कि लगभग आपको आता है अब। ठीक, इसका ना हम अगले वीक टेस्ट ले लेंगे, यानी नेक्स्ट कमिंग संडे को। तो आप फिर ना सारा कीजिए, और जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें हम पीवाई की एक बार डिस्कस कर लेंगे प्रीवियस से सारा, उसका फिर हम वापस असाइनमेंट में आएंगे। अभी जो लॉयड्स मिरर वाला किसी को डाउट था वो देखिए। तो सिर्फ थिन फिल्म का टेस्ट होगा कि पूरा मतलब नहीं, पूरा इंटरफेरेंस होगा, का? पूरा होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में ना अच्छा। हम यानी प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग। तो आप क्या कीजिए, इंटरफेरेंस का जो आपको प्रीवियस ईयर का बुकलेट मिला है वो पहले से सॉल्व करना शुरू कीजिए लास्ट तक, जहां भी डाउट होता है उसे इंसर्कल करके रख लीजिए। तो नेक्स्ट शायद कल भी क्लास है ना, तो हाँ कल जो है, क्लास कल होगी, हाँ, तो उसमें ना हम प्रीवियस ईयर इंटायरली डिस्कस करेंगे। तो आप सॉल्व करके आइएगा, जहां जहां डाउट हो वहां आप पूछ लीजिएगा। लॉयड्स मिरर वाला किसी का डाउट था वो देखिए। 11th। हाँ, वो 11th भी, पर लॉयड्स किसी ने कॉन्सेप्चुअली पूछा था, किसी ने कॉन्सेप्चुअली पूछा था ना लॉयड्स हाँ मिरर वाला। सर, मैंने पूछा हाँ था। हाँ, ये देखिए, अगर सपोज कीजिए कि एक तो सोर्स ना काफी पास होता है, बिल्कुल पास होता है यहाँ पे ये, और फिर हम इसे डिवीजन ऑफ बेफ्रंट क्यों कहते हैं? तो यहाँ से जो सोर्स निकलेगा, अगर पॉइंट सोर्स है तो कैसा बेफ्रंट निकलेगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल। तो यहाँ से स्फेरिकल निकलता है। पहले जब हम ना डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कहते हैं तो वहां तो एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं। यहाँ स्फेरिकल, देखिए कि स्फेरिकल जब निकल रहा है तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ ये हुआ, फिर यहाँ पे ये। अब देखें कि ये सारा स्फेरिकल तो ठीक है, एक्सटेंडेड हुआ, ये वाला स्फेरिकल यहाँ पे दब गया, और इधर वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट मान लेते कि डायरेक्ट जा रहा है। बट ये जो दब गया होगा क्या, कि जो पार्ट अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, जो पार्ट ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, यानी फ्रेनेल ने कहा था कि जो बेफ्रंट होगा उसका हर एक सरफेस जो होगा ना एक सेकेंडरी वेवलेट जैसा क्रिएट करेगा, यानी उसे लगेगा कि एक नया यानी लाइट वहां से इमर्ज आउट हो रहा है। तो यहाँ तक तो स्फेरिकल प्योर वो मूव में कर रहा है, बट यहाँ जब होगा ना तो ये अब यानी ये थोड़ा सा कंप्रेस्ड होगा। हो जाएगा। हाँ, तो इसी का एक पार्ट ना यहाँ पे अब ऐसे जनरेट करेगा कि एक नया स्फेयर, और फिर ये ना अपने तरीके से क्या होगा कि बेफ्रंट बनाना शुरू कर देगा, और बेफ्रंट जब जाएगा तो फिर वो इस तरीके से। अब ये जो बेफ्रंट वहां पे पहुंच रहा है, राइट, यानी एक तो डायरेक्ट पहुंच गया था यहाँ पे, और एक सपोज कीजिए कि ये रिफ्लेक्टेड होके यहाँ पे पहुंचा, ये वाला। तो ये जो बेफ्रंट गया है वो कहाँ का, किस बेफ्रंट का हिस्सा था? ये वाला बेफ्रंट, ये जो रेड मैंने निकाला, ये ब्लू का हिस्सा था, क्योंकि उसी का दबा हुआ पार्ट है। तो हम कहेंगे कि यही बेफ्रंट ना यहाँ जाता, बट वो यहाँ पे कंप्रेस्ड हो गया, तो इसी के स्प्लिट होकर के फिर वो मूव किया। तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों ना इस तरीके से कोहेरेंट सोर्स है। तो सर इसमें रिफ्लेक्टेड वाले का क्या रोल है? हम हाँ, तो रिफ्लेक्टेड वही जो यहाँ पे दब गया है, क्योंकि होगा क्या ना कि एक्सटेंडेड वाले सोर्स में सोर्स काफी दूर रखा जाता है, पैरेलल बेफ्रंट होती है, सोर्स काफी ज्यादा दूर रखा जाता है। यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि ये जो भी पार्ट है ना मिरर इस सोर्स के बीच ज्यादा से ज्यादा 1 mm के डिस्टेंस पे रखा जाता है, या 0.5 mm के बीच के डिस्टेंस रखा जाता है। तो बिल्कुल पास रखने से फिर क्या होता है कि यहाँ जो भी बेफ्रंट निकलता है ना वो फिर कंप्रेस होके फिर ऊपर मूव करता है वो। तो अभी ये डिवीजन ऑफ बेफ्रंट है। वो कह रहे हैं सर आपकी जो सबसे लास्ट वाला जो वेब फ्रंट है वो पूरा अब नहीं बनने के कारण उसको कंपनसेट कर रहा है फर्दर बना के अपने तरीके से। कौन सा? ये वाला ना? हाँ 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 हाँ, ये जब यहाँ पे फॉल तो सर इसमें करेगा रिफ्लेक्शन का क्या रोल है फिर सर इसमें? यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कि ये जो यानी ये बेफ्रंट जब आप यानी आगे डिजाइन करेंगे ना कि कहाँ गया, यानी कहाँ से आया और फिर कहाँ से जाएगा वो, तो ये ऑलमोस्ट आपका ना यानी रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, जैसे आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि जो स्नेल्स लॉ है ना और जो मिरर लॉ है, यानी I=R या साइन यानी N1, वो ना उसने बेफ्रंट से सॉल्व किया है। वो देखा है ना, आपको याद होगा ना, बेफ्रंट से सॉल्व किया था उसने। हाँ, तो वो बेफ्रंट जब रिफ्लेक्ट होके किधर मूव करेगा तो बेफ्रंट का यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ भी वो वैलिड होगा वो। तो बेफ्रंट कहाँ से, तो इसी का एक पार्ट है, इसलिए वो यानी स्प्लिट होके का यानी जा रहा है वो। ओके सर, ठीक, तो इसलिए सर तो इसमें हम एक चीज है सर कि इसमें हम वो वाला पार्ट इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहे हैं एम्पलीट्यूड, क्योंकि सर इसमें एम्पलीट्यूड भी डिवाइड हो रहा है।
मतलब पाई का जो एम्पलीट्यूड डिफरेंस, डिवाइड होता है। तो सर एम्पलीट्यूड हम जब इसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, तो कुछ वेवफ्रंट पार्ट वाला, होगा वो नीचे एब्जॉर्ब हो जाएगी या फिर यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट जो प्रोसेस है यानी स्प्लिटिंग होने का, वो डिवीजन ऑफ यानी वेव फ्रंट है वो। सर ये हम मतलब कैसे क्यों चूज कर रहे हैं सर, वो एम्पलीट्यूड वाला क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, इसको क्योंकि क्यों अभी चूज ये कर रहे हैं? काफी दूर नहीं है आपका ना, अच्छा, स्फेरिकल वेव एक्सटेंडेड फ्रंट। सोर्स नहीं, ये आपने रीजन हाँ, बताया। स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये, अभी आपका पैरेलल वेव फ्रंट नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा, क्वेश्चन नंबर लॉयड्स मिरर का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है। असाइनमेंट कितना 2 था ना? 2 है यस सर, assignment। असाइनमेंट 2। उसमें एक मिरर ना ऐसा रखा गया, शायद अभी अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, यानी एक मिनट, या यहाँ से एक जो लाइट जा रहा है ये, और शायद एक इधर ऐसा मिरर था ना, या रुकिए मैं हाँ वैसे ही है, वैसे थोड़ा बीच में। वेट में असाइनमेंट निकाल लेता हूँ इसका। इसमें यानी फ्रेस्नेल मिरर लिखा गया है, तो वो मिरर वाला ही क्वेश्चन है, यानी फ्रेस्नेल बाय प्रिज्म नहीं है। फ्रेस्नेल अरेंजमेंट है पूरा ही, मतलब उसमें हाँ, और पता नहीं। तो वो फ्रेस्नेल ने ना मिरर का भी अरेंजमेंट किया था, जो बिल्कुल लॉयड्स मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट है वही हम इसमें अप्लाई करेंगे। सो लॉयड्स मिरर, यहाँ से एक मिरर ऐसा है, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये मिरर ना बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर है ऐसा, यानी ये जो लाइट है ऐसा जो फॉल आ रहा है वो उस पे परपेंडिकुलर है ऐसा है, और फिर इस दोनों के बीच के कुछ एंगल ये थीटा, और यहाँ से कोई सोर्स रखा गया, लाइट सोर्स। ये जैसे देखें कि अगर यहाँ पे लाइट सोर्स है, आपको लग रहा है कि एक मिरर कितने डिस्टेंस, अगर किसी से कोई सोर्स रखा हुआ हो तो आपको लगता है कि मिरर उसके पीछे इमेज बनाता है एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस पे। ये आपने पढ़ा है ना कि प्लेन मिरर में क्या होता है, उतना ही पीछे डिस्टेंस मिरर बनाता है, जितना ये आगे उतना ही पीछे। इसका मतलब अगर यहाँ से कुछ लेंथ है तो आपको लग रहा है कि इसका इमेज यहाँ बनाएगा उतना ही पीछे। यस सर ना, तो एक तो ये मिरर है, इसने क्या किया कि इसका इमेज, इस S का इमेज मान लेते हैं कि यहाँ पे इसने S1 बनाया, और एक मिरर ऐसा भी है, ये भी है, ये S का इमेज क्या बनाएगा और किधर बनाएगा? आपको लग रहा है कि इसका इमेज इधर बनाएगा। हाँ यस ना, सर, यहाँ पे S2 इसका मिरर इमेज है। अब दोनों के बीच, अब आपको लग रहा है कि ये YDAC जैसा काम करेगा, क्योंकि आपके पास लगभग 2 सोर्स आ गए हैं, 2 सोर्स आ गया है वर्चुअली या रियली, तो आपको ये YDAC जैसा लगभग फंक्शन कर सकता है। तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए ना उन दोनों के बीच। हाँ, तो ये डिस्टेंस कम ही है, काफी कम है डिस्टेंस, आपको डायग्राम में ऐसा दिख रहा है ना, बट डिस्टेंस कम है। और डिस्टेंस कम है, ये इस बात का प्रूफ है कि वो कह रहा है कि फ्रिंज बन रहा है, फ्रिंज बन रहा है तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कम होगा। अब मान लेते कि इस डिस्टेंस को उसने 2D कहा या जो भी कहा, यहाँ से ये 12 और ये डिस्टेंस भी यहाँ से 12, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 24 हुआ। 24 यहाँ से ना। सो अगर ये टोटल डिस्टेंस 24 है, ये एंगल थीटा है, तो मुझे बता सकते हैं ये 2D इक्वल टू क्या होगा? तो आप 2D इक्वल टू ऐसा कह सकते हैं, tan थीटा रफली इक्वल टू थीटा इक्वल टू आप कह सकते हैं 2D डिवाइड बाय 24। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि 2D की जो वैल्यू होगी वो 24 इंटू थीटा होगा, ये लिख सकते हैं आप। यस सर। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा? डी लैम्डा बाय डी 2D, डी लैम्डा बाय 2D इक्वल टू लैम्डा बाय कितना? लैम्डा बाय 2D या लैम्डा बाय डी? 2D होगा। 2D, 2 सोर्स के बीच की डिस्टेंस 2D है ना, तो बी लैम्डा बाय 2D। ये यहाँ पे आपका होगा क्या?
कि 2D की वैल्यू आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है, 24 इंटू थीटा है। कैपिटल डी की वैल्यू उसने दे रखा है शायद क्वेश्चन में, कैपिटल 2 की वैल्यू 72 सेंटीमीटर। आपको लग रहा है कि फिर अब वो जो पूछ रहा है आपसे वो आप बता सकते हैं? आपसे पूछ रहा है शायद थीटा पूछा है, तो ठीक है आप थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बैंड विड्थ क्या होता है सर इसमें? बैंड विड्थ वो फ्रिंज विड्थ। अच्छा ठीक, यस सर, तब हो जाएगा सर। 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक ठीक। ओके बच्चा लोग, हो गया? हो गया सर। ओके सर हाँ बताइए। ये इधर दूसरे मिरर का क्या काम, मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार फिर से। इस मिरर सब का क्या काम है? यस सर। अच्छा, होगा क्या कि 2 मिरर अरेंज करने से ना उसने एक सोर्स से 2 सोर्स जैसा वर्क ले लिया। यानी जैसे यहाँ ये सोर्स था तो एक वर्चुअल सोर्स इसने यहाँ क्रिएट किया, इस सोर्स से ऐसा मिरर अरेंज करने से इसने एक सोर्स यहाँ पे क्रिएट किया, फिर दोनों के बीच समहाउ थीटा था। तो सोर्स उसके पास तो एक ही था, बट इस सोर्स से उसने फिर क्या किया कि 2 यानी सोर्स क्रिएट करके फिर उससे वो वाइडियस यानी पैटर्न बना लेगा। क्योंकि यहाँ जब वो यानी किसी इंस्ट्रूमेंट से देखे तो यहाँ से जो लाइट आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में क्या होगा, ये लाइट यहाँ से आ रहा है, फिर ये लाइट वापस से रिफ्लेक्ट होगा, फिर ये लाइट यहाँ जा रहा है, ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होगा। ये लाइट एक्चुअल में इधर नहीं आएगा बट रिफ्लेक्ट होगा यहीं से। बट ये लाइट जब वापस वहां पे जाएंगे ना तो वो इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइट, ये लाइट और ये लाइट कहाँ से आया है, एक ही सोर्स से आया है ना। यस सर। ना एक ही सोर्स से आया है, तो ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट होकर के फिर क्या करेगा कि ये आपके पास 2 कोहेरेंट सोर्स देगा, और 2 कोहेरेंट सोर्स फिर क्या करेंगे, आपस में इंटरफेरेंस करेंगे। अगर मैं एक मिरर को हटा दूं तब तो जो भी लाइट आए और जाए उस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस हमेशा 0 ही होगा ना। यस सर। अभी क्या होगा, इस दोनों के बीच पाथ डिफरेंस समथिंग होगा, तो समथिंग से फिर हम क्या कर सकते हैं, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया जा सकता है, या फिर 2 मिरर के बीच क्या कर सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। तो हुआ था क्या कि इंटरफेरेंस का डिफरेंट अरेंजमेंट यानी लोगों ने किया था, तो एक ये भी अरेंजमेंट है। इसे आगे और ज्यादा आप अगर पढ़ेंगे तो वो 2 मिरर के बीच ना या 2 प्लेन के बीच कितना एंगल होता है वो कैलकुलेट करने में यूज होता है। जैसे इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो फाइनल अरेंजमेंट है वो। तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में, जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई अपार्टस है और जहां पे हमें ना उस दोनों प्लेन के बीच एंगल निकालना है, तो उसको फिर समहाउ मिरर से अरेंज करके फिर हम इंटरफेरेंस इफेक्ट करवा के फ्रिंज विड्थ मेजर करके फिर हम एंगल निकाल लेते हैं। तो एक जैसे एक स्पेशल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है मिरर को यूज करके इंटरफेरेंस निकालने का। ओके सर, थैंक यू। ठीक, जैसे लॉयड्स ने क्या किया था, लॉयड ने सिंगल एक मिरर रखा था, एक सोर्स रखा और एक मिरर रखा और फिर वहां से हुआ। फ्रेनेल ने क्या किया कि 2 इंक्लाइन मिरर का यूज किया, तो 2 इंक्लाइन मिरर से फिर फायदा क्या हुआ कि 2 सरफेस के बीच कितना एंगल है वो निकालने में से यूज हो गई वो। ठीक, यस सर। ओके, और कोई डाउट है किसी को? सर एक और चीज थी, आप असाइनमेंट हाँ। किया है ना सर आपका। सर एक चीज आ रही थी, जैसे हम लोग अगर राउंड ऑफ कर रहे हैं ना 2 डिजिट तक, मान लीजिए पॉइंट के बाद ले लिए तो आंसर डी ऑप्शन आ गया। लेकिन अगर वही 4 डिजिट तक ले रहे हैं ना तब आंसर करेक्ट आ रहा है। मतलब ऐसा है क्या कि अगर जैम का पेपर दे और हम लोग राउंड ऑफ करके सॉल्व करें तो आंसर गलत आ जाएगा? हो सकता है, यानी राउंड अप करके ना, जैसे अभी जो जैम का क्वेश्चन आया था एक यानी एल्कोहल वाला, तो उसमें राउंड अप अगर आपने 2-3 डिजिट तक ही किया तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। राउंड अप आप अपनी कैपेसिटी से जितना ज्यादा नंबर ले सकते हैं उतना ज्यादा लीजिए, आपका आंसर उतना करेक्ट होगा। हाँ सर, एक आप ना दिए था क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वाला जिसमें 75% से इंटेंसिटी कम हो रही है। तो दिक्कत हो रही है। तो उसमें ना रूट हाँ, तो वो 0.75 ऐसा करना अपने था। आप को हैबिट डालिए कि अब बच्चे वाला कैलकुलेशन है नहीं, क्योंकि जब कभी आप कैलकुलेट करेंगे तो राउंड अप वाली वैल्यू ना, जैसे देखिए आपने सुना होगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। लेकिन कुछ कुछ ना न्यूज में आया होगा कि किसी ने 1 करोड़ वैल्यू तक निकाली, किसी ने 2 करोड़ वैल्यू तक निकाला पाई का डिजिट, सुना है ना आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो ज्यादा लार्ज नंबर तक लिखने की क्यों जरूरत होती है कि जब कभी आपका छोटा कैलकुलेशन हो, जैसे सपोज कीजिए आपका कोई ऐसा यानी सर्कल है जिसका रेडियस काफी कम है, तो 3.14 भी लीजिएगा तो आपका मिस्टेक नहीं होगा।
लेकिन अगर कोई काफी जिजनेटिक है, बहुत ज्यादा लार्ज है, वहां अगर आपने वैल्यू 3.14 तक ही लिया तो राउंड अप करने से ना बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। जैसे देखिए कि आपने एक वैल्यू लिया 3.14 और इसे अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 314 आ जाएगा ना, ठीक। और फिर ठीक है यहाँ से के बाद 0। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए 3.1426 ऐसा 5 9 ऐसा करके लिया, अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है तब तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तब आपका आंसर 3.142 आ जाएगा और कुछ छूटेगा नहीं। लेकिन अगर सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप इसे ना 10,000 या 10 लाख से मल्टीप्लाई करें, आपको लग रहा है कि कितना नंबर आप छोड़ देंगे फिर राउंड अप करने के चक्कर में? हाँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत सारा नंबर आपका छूट जाएगा। आप आंसर क्या देंगे, आप हमेशा आंसर देंगे इसका कि 10 से मल्टीप्लाई हुआ 10,000 से, आप देंगे सिर्फ 314,000 ऐसे। लेकिन राउंड अप पूरा रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें और इस दोनों में डिजिट में डिफरेंस है ना। यस सर, बहुत तो है। जब कभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होता है तो राउंड अप की वैल्यू जितनी ज्यादा दूर तक आप रख सकते हैं उतना ज्यादा दूर तक रखिए। ठीक है, हो गया फिर। और कोई डाउट है? सर कल आप लेंगे क्या बाकी के डाउट? हाँ, कल भी हम डाउट ही डिस्कस करेंगे, बट कल मैं सोच रहा था कि कौन से डाउट सर? प्रीवियस ईयर हम शुरू करें, तो असाइनमेंट से पहले प्रीवियस ईयर हम शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। तो जिसको हो जा रहा है वो ठीक है, अदरवाइज यानी आप मुझे जो जो क्वेश्चन कहेंगे वो इजी और डिफिकल्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा कि एक बार प्रीवियस ईयर ना आपका कंफर्म हो जाए वो, क्योंकि इंटरफेरेंस हमने पढ़ लिया और सबसे ज्यादा टिपिकल चैप्टर यही है, इंटरफेरेंस ही है। उसके बाद और जितने सारे चैप्टर हैं वो इसके कंपेरिजन में ईजियर है। और चूंकि अभी आपके पास टाइम है तो जितना ज्यादा आप टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर उतना ज्यादा आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ऑप्टिक्स से जनरली 10 या 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए एडवांटेज होगा कि अभी बहुत आपके पास टाइम है। ऑप्टिक्स के साथ डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा है, हद से ज्यादा है, तो फॉर्मूले मिस होने के चांसेस होते हैं। बट प्रीवियस ईयर अगर आप ना 3-4 बार कर लीजिए तो फिर होगा, सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे सॉल्व कर लेंगे। तो अभी प्राइम टारगेट ये रखिए कि प्रीवियस से 3-4 बार रिपीट कर लीजिए, उसका फिर असाइनमेंट पे आप वापस जाइए। अभी तक असाइनमेंट अगर आपने नहीं कर लिया तो पहले प्रीवियस से आप कंफर्म कर लीजिए, फिर जब भी आपका टाइम बचेगा आप असाइनमेंट या टेस्ट इस सब पे आप टाइम देना। क्लियर है? ठीक है सर। हाँ, तो नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में ना हम प्रीवियस से डिस्कस करेंगे। आपको जहां भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। जैसे आपका आंसर आ भी गया हो बट अगर कॉन्सेप्चुअली कहीं फंस रहे हो तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक? Yes, sir. यस सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, एवरीवन। sir. गुड नाइट सर। थैंक यू।